एंड पे हमने देखा था कि ग्योंग फैमिली के पैट्रियार्च होते हैं जब वहाँ पर फॉक्सी को देखते हैं कि गोल्डी यानी कि फॉक्सी यानी कि वहाँ पर एक बड़े से टाइगर को मार कर ले आती है, तो मुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहता है कि एक बहुत ही पावरफुल मिस्टिकल क्रीचर जहाँ पर इसके लिए टाइगर को मार कर लेकर आया। अगर वो थर्ड यंग मास्टर का पालतू है तो इसका मतलब यह है कि थर्ड यंग मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमें से कोई से फाइट नहीं जीत पाएगा। तो हमारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम इसके अलावा और कुछ कहना चाहते हो या फिर तुम्हें यहाँ पर भी मुझसे फाइट करनी है? तो वो कहता है नहीं, तुमने जहाँ पर मुझसे कहा कि डिवाइन कल्ट में सभी लोगों को इस बारे में पता है कि मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पर डिवाइन कल्ट से आजादी चाहिए। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है हाँ सभी को पता है। तो इसी के साथ ही उसे कहता है तो इसी वजह से क्या उन्होंने तुम्हें यहाँ पर इंस्पेक्टर जनरल बनाकर भेजा है, इसके बजाय कि हमने फोर्सेज को यहाँ पर भेजा होता कि हमारे सेक्टर को एलिमिनेट कर दिया जाए। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर भेजना ये इटसेल्फ एक चांस है। तो उसी के साथ अपना वेपन फेंक देते हैं और कहते हैं कि मैंने यहाँ पर अपना वेपन फेंक दिया। हाजिन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तो क्या तुम यहाँ पर हमारा साथ देने को तैयार हो, यानी कि क्या तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे? तो ग्योंग फैमिली के पैट्रियार्च से कहते हैं कि मेरे अलावा इस बारे में किसी को नहीं पता, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी सोच है। मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि डिवाइन डीमन कल्ट से आजाद हो जाए, लेकिन यहाँ पर मेरी फैमिली या फिर मेरी फैमिली के लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इसी वजह से अगर तुम यहाँ पर किसी को सजा देना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ मुझे दो, तो मैं यहाँ पर अपने आप को तुम्हारे सामने पेश करता हूँ कि तुम मेरे साथ जो भी करना चाहते हो तुम मेरे साथ कर सकते हो। बाकी सभी लोगों के ऊपर इस तरह का इल्जाम मत लगाना कि उन लोगों ने भी यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट के साथ गद्दारी की है, तो इसलिए प्लीज यहाँ पर मुझे मार डालो। अगर तुम यहीं पर मुझे मार डालते हो तो फिर ये सब कुछ हल हो जाएगा, सारा मसला ठीक हो जाएगा। मुझे पता है कि मेरी लाइफ की यहाँ पर कोई ज्यादा वैल्यू तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ कि मेरे सभी लोगों को छोड़ दो। क्यों फैमिली के लोगों को इस सब में मत खींचना। हमारा हाजिम से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे दोबारा एक बार पूछता हूँ, क्या तुम यहाँ पर हमारा साथ दोगे कॉम्बैट किंग डिमोनिक क्लैन को शट डाउन करने में? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ज्यादा फोर्सेज नहीं है, तो हमें यहाँ पर तुम्हारी पावरफुल फोर्सेज की जरूरत है, तो क्या तुम यहाँ पर हमारी हेल्प करोगे? तो ये बात सुनने के बाद मास्टर ग्योंग फिर से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो? थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि तुमने यहाँ पर बहाना लगाया था। ठीक है, साथ ही मास्टर ग्योंग वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि अगर मैं यहाँ पर सही तरह से सोचूं तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरी माफी मांगने से ये मसला हल नहीं हो सकता। इन्होंने यहाँ पर मुझे एक मौका दिया फोर्सेज को ना बेचकर थर्ड यंग मास्टर को यहाँ पर इंस्पेक्टर जनरल बनाकर, लेकिन अब यहाँ पर हमारी लॉयल्टी को चेक करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर अपनी लॉयल्टी को साबित करना चाहता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर कॉम्बैट किंग क्लैन के खिलाफ फाइट करनी पड़ेगी और इनका साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इनका साथ नहीं देता फिर भी यहाँ पर हमारे पास गद्दारी का इल्जाम लगेगा और उसके बाद भी हमारा पूरे के पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि अपने क्लैन को बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। तो मास्टर ग्योंग अपना हाथ बढ़ा के बढ़ाते हैं और हमारे हाजिन के साथ हाथ मिलाते हुए कहते हैं तो फिर ठीक है, अगर डिवाइन डीमन कल्ट के साथ वफादारी को साबित करने का यही एक तरीका है तो फिर ठीक है, मैं अपनी फोर्सेस तुम्हें देता हूँ। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग तुम्हारी इस काइंडनेस को कभी नहीं भूलेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट सीन जो होता है हमें यहाँ पर फिफ्थ जंग मिस का दिखाया जाता है। फिफ्थ जंग मिस जो होती है वो ट्रेनिंग कारी होती है और वहाँ पर अपने वेपन चलाकर सामने पूरे पहाड़ को काट देती है, जबकि इसी के साथ ही स्ट्रेटेजी उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं वाओ ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, तुम तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हो, तुम्हारी मार्शल आर्ट्स पहले से काफी ज्यादा बेहतर होती जा रही है। तो फिफ्थ जंग मिस उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो वो उसे कहता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर एक मैसेज है, ये एक मैसेज है स्पेशली तुम्हारे लिए है, तुम्हें एक मिशन के ऊपर भेजा जा रहा है। आयरन हाउस रूम के जो लोग हैं वो हमारे बिजनेस में बार बार टांग अड़ा रहे हैं, तो यहाँ पर तुम्हें वहाँ पर भेजा जा रहा है। वैसे तो यहाँ पर ये काम पीनल लाहाल या फिर किसी और कोटा फेल्डर के लोगों को दिया जाता है, लेकिन अब जबकि उनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से तुम्हें इस मिशन के ऊपर जाना पड़ेगा। पर उनके पीछे एक पावरफुल बैकबोन है जिसकी वजह से हम वहाँ पर किसी यंग मास्टर या फिर यंग मिस को ही भेज सकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद यंग मिस कहते हैं लेकिन कौन? वो कहता है कि वहाँ पर स्वर्ड पैलेस के लोग हैं जो कि उन लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इसी वजह से तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। तो वो कहते हैं लेकिन क्या तुम किसी और को नहीं भेज सकते? मुझे तो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता और मैं भी यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो हमारे मास्टर उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक मैसेंजर हूँ, डीमन लॉर्ड की तरफ से ये ऑर्डर्स आए हैं, तो मैं यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर्स पहुंचाने के लिए आया हूँ। फिर साथ ही उसे कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के ऊपर ध्यान देने की बजाय यहाँ पर दूसरे मिशन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। क्या तुम यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को नहीं देख रही? थर्ड यंग मास्टर सारे के सारे मिशन को भी पूरा करता है, साथ ही अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी कर लेता है। वो तो कभी ऐसा नहीं कहता कि उसे सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करनी है। तुम यहाँ पर अकेले बैठकर ट्रेनिंग करती रहती हो, लेकिन बस साथ साथ हमारा थर्ड यंग मास्टर जो है वो अपने मिशन को भी पूरा करता है। इस वक्त भी वो एक मिशन के ऊपर गया हुआ है। ये बात सुनने के बाद इस यंग मिस से कहता है कि तुम अचानक से यहाँ पर थर्ड ब्रदर की बात क्यों कर रहे हो, अचानक से तुमने उसका नाम क्यों ले दिया? तो उसे कहता है कि मैं बस यहाँ पर ऐसे तुम्हें बता रहा हूँ कि जहाँ पर मार्शल आर्ट्स की जरूरत होती है वो मार्शल आर्ट्स को यूज करता है और जहाँ पर दिमाग यूज करने की जरूरत होती है वहाँ पर वो दिमाग को यूज करता है। लेकिन लगता नहीं है कि जनरल स्ट्रेटेजिक्स की बातें जो है वो फिक्स यंग मिस के पल्ले पड़ी है। वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं ट्रेनिंग कर लूँ। तो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि मैंने यहाँ पर इसके सामने थर्ड यंग मास्टर का नाम इसलिए लिया ताकि यहाँ पर थोड़ी सी मोटिवेट हो सके। जब किसी के साथ ही जनरल स्ट्रेटेजिस्ट वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि पता नहीं अब थर्ड यंग मास्टर वहाँ पर क्या कर पाएगा, क्योंकि पहली दो फैमिलीज के साथ निपटना आसान था, लेकिन तीसरी फैमिली यानी कि कॉम्बैट किंग क्लैन के बारे में जहाँ पर ये ऑर्डर नहीं है कि उसे इंस्पेक्ट करना है, उसे इंस्पेक्ट करने के ऑर्डर्स नहीं दिए गए बल्कि उसे शट डाउन करने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो क्या हमारा थर्ड यंग मास्टर यहाँ पर ये कर पाएगा? क्या वो अकेला ये काम कर पाएगा? क्योंकि ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो इसी के साथ ही हमारा नेक्स्ट सीन जो होता है वो रात के वक्त का दिखाया जाता है कि रात के वक्त ये लोग कॉम्बैट किंग फैमिली के करीब पहुंच जाते हैं और वहीं पर जाकर एक लिफ्ट के ऊपर खड़े होते हैं। मास्टर ग्योंग कहता है कि हम लोग यहाँ पर की टेरिटरी में कैसे घुसने वाले, अगला मूव क्या होगा? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि बस ऐसे हम लोग अंदर चले जाएंगे। तो वो उसे कहते हैं लेकिन कब जाएंगे? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यही सबसे बेस्ट टाइम है, चलो फिर अभी चलते हैं। हमारा हाजिन जो होता है अपनी गोल्डी को लेकर आगे बढ़ जाता है, जबकि मास्टर ग्योंग वहाँ पर सोच होता है कि थर्ड यंग मास्टर बाकी के सभी यंग मास्टर्स से काफी ज्यादा अलग है, इसकी सोचने की प्रोसेस काफी ज्यादा तेज है। इसने यहाँ पर थोड़ी देर में बैठकर सारी की सारी टैरेंट के नक्शे को याद कर लिया। इसने यहाँ पर हिसाब लगा लिया कौन से एरिया से अटैक करना ज्यादा परफेक्ट रहेगा और कौन सी जगह के ऊपर अपनी फोर्सेज को तैनात करना है। हमने अपने सीकिंग गार्ड्स को बुलाया था, हमारी फैमिली से जो सोल्जर्स यहाँ पर आए थे उन सभी सोल्जर्स को उसने सही जगह के ऊपर आकर छुपा दिया ताकि जब जरूरत पड़ेगी तो उन सभी को अटैक करने के लिए रेडी किया जा सके। तो वाकई में बहुत ही हैरान करने वाला बंदा है। तो लेकिन क्या इसके पर भरोसा किया जा सकता है? मुझे लगता है कि इसके पर भरोसा किया जा सकता है। तो ये लोग जाकर कॉम्बैट किंग फैमिली के दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं, वहाँ पर जाकर कहते हैं कि हम यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं, लेकिन वहाँ पर जो गार्ड होता है उसे कहता है कि हमारे मास्टर इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो किसी से भी नहीं मिल सकते। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहते हैं क्या बकवास हो रही है, स्पेशली हमारी जो विजर्व डीमन स्क्वाड लीडर होंग्रियोन
योन होती है वो उसे कहती है कि अपने मास्टर को कहो कि अपनी जो ट्रेनिंग है उसको छोड़िए, जहाँ पर आकर जनरल इंस्पेक्टर से आकर बात करे, उससे आकर ग्रीट करे, क्योंकि ये उसका फर्ज बनता है। लेकिन उनका जो मास्टर होता है वो अभी भी वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था और सामने ट्रेनिंग कर रहा था, कौन सा को दूर है। तो होंगरियन उसे कहते हैं कि जाओ जाकर अपने पैट्रियार्च को बताओ कि अगर वो यहाँ पर किसी औरत के साथ बेड के ऊपर भी लेटा हुआ है और वहाँ पर उसे भी उठकर यहाँ पर बाहर आकर हमारे थर्ड जंग मास्टर को ग्रीट करना होगा। इसी के साथ ही उस गार्ड उसे कहता है लेकिन यहाँ पर मास्टर के ऑर्डर्स बहुत ज्यादा क्लियर है। उन्होंने कहा कि जब वो ट्रेनिंग करते हैं तब उन्हें कोई भी यहाँ पर डिस्टर्ब ना करे, अगर डीमन लॉर्ड खुद भी यहाँ पर आते हैं तब उन्हें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद होंगरियन उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी जुबान संभाल कर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये तुमने बहुत ही गलत रिमार्क दे दिया है। तो हमारे हाजिन भी ये बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि यही वजह है कि यहाँ पर इनके क्लैन को शट डाउन करने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो मास्टर ग्योंगयोंग भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर क्या बकवास हो रही है। अगर यहाँ पर जैसे कि मैं 7 बड़ी फैमिलीज में से एक फैमिली का लीडर हूँ, अगर मैं यहाँ पर उससे मिलने के लिए आता तो मेरे सामने वो डिसरिस्पेक्ट दिखा सकता था, लेकिन यहाँ पर डीमन लॉर्ड के बारे में ये बात कहना कि डीमन लॉर्ड खुद भी आ जाए तभी उन्हें वेट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो है ये डीमन कल्ट के साथ गद्दारी है। सामने वाला गार्ड से कहता है कि सर मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक गार्ड जो कि अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहा है, मुझे यहाँ पर इतने ऑर्डर्स दिए गए हैं कि किसी को भी अंदर नहीं आने देना, चाहे वो डीमन लॉर्ड ही क्यों ना हो। जब तक हमारे मास्टर पैट्रियार्च जो है अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक कोई भी यहाँ पर अंदर नहीं आ सकता। मास्टर ग्योंगयोंग से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा पैट्रियार्च किस किस्म का इंसान है, लेकिन मुझे लगता है कि वो यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इंस्पेक्टर जनरल के सामने इस तरह का बिहेवियर तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को भारी पड़ सकता है। इसके साथ ही हमारा हाजिन जोता अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है ग्योंगयोंग पैट्रियार्च अब आपको यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर हमें यहाँ पर अपने मिशन को जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई और ऑप्शन भी नहीं बचा और यहाँ पर खुद से हमें यहाँ पर दावत दे रहा है कि हम लोग इनके साथ ये सब कुछ करें। हाजिन जो होता है अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है और आगे बढ़ता है और उस गार्ड से कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो गार्ड से कहता है कि मेरा नाम चो यांग है। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, इसी तरह हार्डवर्क करते रहो। और साथ ही वो जंप करते हुए रीना के अंदर चला जाता है, सॉरी इनकी फैमिली के अंदर चला जाता है। तो जैसे हमारा हाजिन जो होता है वो जंप करते हुए अंदर जाता है तो वहीं पर साथ ही उनका रीना होता है जहाँ पर उनका पैट्रियार्च प्रैक्टिस कर रहा था। तो वो हाजिन को पंच मारने लगता है, लेकिन वो अपने पंच को वहीं पर क्लोज रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता किस तरह से हमारे ट्रेनिंग हॉल के अंदर इस तरह से आना और पैट्रियार्च की ट्रेनिंग को डिस्टर्ब करना ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। इसके लिए मैं यहाँ पर तुम्हें सजाए मौत भी दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर अपने पंच को नहीं रोकता तो अभी तक तुम यहाँ पर मर चुके होते। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बात अच्छी तरह से पता थी कि हम लोग बाहर खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसके साथ ही तुम यहाँ पर इसी तरह से कितनी देर तक खड़े रहने वाले हो? क्या तुम यहाँ पर ट्रेनिंग करने का नाटक करने वाले थे? इसी के साथ ही पैट्रियार्च उसे कहता है कि मैं तब तक यहाँ पर इसी तरह से रहने वाला हूँ जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होता। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर आकर इस तरह से मुझे डिस्टर्ब कर सकते हो? मैं अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। इसी के साथ ही हमारा हाजिन हंसना शुरू कर देता है। तो पैट्रियार्च उसे कहता है कि तुम यहाँ पर हंस क्यों रहे हो? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस बात के ऊपर हंस रहा हूँ कि तुम यहाँ पर इतने बड़े बेवकूफ हो। तुम यहाँ पर ट्रेनिंग के नाम के ऊपर तुम्हें ये लगता है कि हम लोग यहाँ पर से चले जाएंगे और तुम्हारी इंस्पेक्शन नहीं करेंगे। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर ट्रेनिंग करने का बहाना करोगे और हम लोग कहेंगे कि ठीक है यार इसे ट्रेनिंग करने तो इसकी इंस्पेक्शन रहने देते हैं। साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे कॉम्बैक्टिंग डिमोनिक क्लैन के बारे में सुना है कि तुम्हारे पास जो बेस्ट ब्लड की टेक्निक है वो सबसे बेस्ट है, लेकिन तुम्हें देखने के बाद लगता तो नहीं है कि तुम्हारे पास जो टेक्निक है वो ब्लड की टेक्निक है। तो ये बात सुनने के बाद पैट्रियार्च उसे कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे हो जिसको यहाँ पर इंस्पेक्टर जनरल का टाइटल दे दिया गया है और लगता है कि ये इंस्पेक्टर जनरल का टाइटल जो है वो तुम्हारे सर चढ़कर नाच रहा है। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि तुम किससे बात कर रहे हो और कैसे बात कर रहे हो। हाजिन उसे कहता है कि अब मुझे यहाँ पर अच्छी तरह से समझ आ गई है कि डीमन एम्परर ने यहाँ पर तुम्हारे क्लैन के इंस्पेक्शन के ऑर्डर्स क्यों नहीं दिए। बाकी सभी क्लैंस को इंस्पेक्ट करने का कहा गया, लेकिन तुम्हारे क्लैन के बारे में डायरेक्ट ऑर्डर्स है कि तुम्हें शट डाउन कर दिया जाए। तो ये बात सुनने के बाद पैट्रियार्च कहते हैं क्या तुमने क्या कहा कि हमें शट डाउन करने के ऑर्डर्स दिए गए हैं? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ यहाँ पर हमें तुम्हें शट डाउन करने के ही ऑर्डर दिए गए हैं। यहाँ पर आने के बाद मैंने इस बात को क्लैरिफाई भी कर दिया क्योंकि तुम लोग यहाँ पर किसी भी तरीके से हमें यहाँ पर कोऑपरेट करने को तैयार नहीं और ऊपर से तुम्हारा गार्ड कह रहा था अगर डीमन लॉर्ड खुद यहाँ पर आ जाए तभी वो तुम्हारी ट्रेनिंग को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। क्योंकि पैट्रियार्च लाकर उसे कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है, कौन यहाँ पर हमारे क्लैन को शट डाउन करना चाहता है। हाजिन उसे कहता है कि मुझे और ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इंस्पेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, अब यहाँ पर तुम्हारे क्लैन को शट डाउन करने का वक्त है। या तो तुम यहाँ पर मरकर अपने क्लैन को शट डाउन करो या फिर यहाँ पर खुद से इस क्लैन को शट डाउन करने का फैसला करो। और साथ ही हमारा हाजिन उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो पैट्रियार्च उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे पर पहले अटैक करने की, हमारे क्लैन में आकर हमारे पर अटैक कर रहे हो। और इसी के साथ हमारा हाजिन कहता है कि स्क्वाड लीडर पैट्रियार्च जल्दी से अपनी फोर्सेस को बुलाओ, यहाँ पर अटैक करो, किसी को भी मत छोड़ना, जो भी यहाँ पर रेजिस्ट करने की कोशिश करे उसे मार डालो, यहाँ पर तुम्हारे पास डायरेक्ट ऑर्डर है डीमन लॉर्ड से। और इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं हाँ क्यों नहीं, क्योंकि पैट्रियार्च बेचारा और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम यहाँ पर हमारी फैमिली के ऊपर इस तरह से अटैक नहीं कर सकते। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम अपनी ट्रेनिंग को छोड़ो, फिर फिलहाल यहाँ पर आकर फाइट करो। तुम यहाँ पर पहले बकवास किए जा रहे थे कि तुम्हें ट्रेनिंग करनी है, अब यहाँ पर तुम्हें अपनी ट्रेनिंग को छोड़कर रियल फाइट दिखानी पड़ेगी। और इसी के साथ हमारा हाजिन उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये एरोगेंस मेरी आ कहाँ से रही थी। और इसी के साथ ही वो अपनी 9 डेप्थ्स ऑफ द डिमोनिक आर्ट टेक्निक को रिलीज करता है जिसके अंदर से बहुत ही पावरफुल जबरदस्त सोरा निकलता है। और दूसरी तरफ जो स्क्वाड होती है, बेज़र्क डीमन स्क्वाड होती है, वो फैमिली के ऊपर अटैक कर रही होती है। और गार्ड्स कहते हैं कि तुम सभी लोग कर क्या रहे हो, तो वो उन्हें बताती है कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तब जाकर अपने पैट्रियार्च से पूछो जिस कमीने ने यहाँ पर हमारे साथ बदतमीजी की और साथ ही डीमन एम्परर के साथ गद्दारी की है, इसी वजह से तुम्हारे क्लैन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और यहीं पर हमारा डोंगपे भी होता है जो कि अपनी वाजरा याक्षा बॉडी को यूज करते हुए उनके पर अटैक कर रहा होता है। साथ ही पैट्रियार्च गोंगयोंग भी होते हैं, वो भी अपनी आर्मी को लेकर वहाँ पर उनके पर अटैक कर रहे होते हैं। गोंगयोंग पैट्रियार्च होते हैं, उनके पास सीकिंग गार्ड्स होते हैं जो कि उनकी अपनी आर्मी होती है, तो वो अपनी आर्मी को वहाँ पर ऑर्डर्स दे रहे होते हैं कि किस तरह से तुम्हें यहाँ पर इन सभी के पर अटैक करना है, किस तरह से इन सभी को कैप्चर करना है। इसी
तरफ हमारा हाजिन जो होता है वहाँ पर अपनी टांग उठाकर पैट्रियार्च के ऊपर एक किक मारता है, तो पैट्रियार्च उसकी किक को ब्लॉक करते हैं, लेकिन इसी के साथ उसकी हाथ की हड्डियां टूट जाती हैं। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने अपनी सारी की सारी ब्लड की को अपने बाजू के अंदर इंप्यूट किया था ताकि मैं इसकी किक को ब्लॉक कर सकूं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसको ब्लॉक नहीं कर पाया। आज ये है क्या ये एक मॉन्स्टर है, यहाँ पर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। तो हमारा हाजिन जो होता है उसके पास स्ट्राइक्स लगा रहा था और उसके ऊपर अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से मास्टर पैट्रियार्च जो होता है उसके सामने टिक नहीं पा रहे होते। वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये लड़का जो है ये डिमोनिक पीक तक पहुंचने वाला है, ये सुप्रीम पीक का एक मास्टर बनने वाला है। नहीं, ये सुप्रीम पीक नहीं बल्कि ये अल्टीमेट डीमन बनने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। उसके ऊपर जब हमारा हाजिन तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है तो पैट्रियार्च की चेस्ट के ऊपर एक बड़ा सा कट लग जाता है। तो इसी के साथ ही पैट्रियार्च कहता है कि ये वाकई में अल्टीमेट डीमन बनने के बहुत ज्यादा करीब है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें अभी तक यहाँ पर इस बात की समझ आ गई होगी कि तुम जितना ज्यादा रिटेलिएट करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लोग यहाँ पर मरेंगे, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो यह है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूं और तुम्हारी फैमिली को शट डाउन कर दूं, और दूसरा ऑप्शन यह है कि चुपचाप यहाँ पर खुद से अपनी फैमिली को शट डाउन करवा लो और अपने लोगों को बचा लो, वरना यहाँ पर तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को नाइलेट कर दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से सभी लोगों के ऊपर गद्दारी का लेबल लगेगा। जियोक्सा फैमिली और ग्योंगयांग फैमिली के लोगों ने भी यही सेम किया था, उन्होंने यहाँ पर इंस्पेक्शन से मना किया और उसके बाद में बताया कि उनके साथ क्या हुआ है। मैं यहाँ पर तुम्हें भी यही ऑप्शन देने वाला हूँ, तुम यहाँ पर अपने क्लैन को चुपचाप शट डाउन करना चाहते हो या फिर अपने क्लैन को कम्प्लीटली एनाइलेट करवाना चाहते हो। जल्दी से यहाँ पर फैसला करो कि तुम्हारा फैसला क्या होने वाला है। तो कॉम्बैट किंग फैमिली का पैट्रियार्च होता है वहाँ पर अपने क्लैन को शट डाउन करने का फैसला करता है। बाद सातों फैमिलीज की इंस्पेक्शन जो होती है कंप्लीट हो जाती है और जनरल स्ट्रेटेजिस्ट जो होते हैं वो डीमन एम्परर से कहते हैं कि रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो डीमन एम्परर जो होते हैं वो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट से पूछते हैं कि थर्ड यंग मास्टर की परफॉर्मेंस के बारे में तुम्हें क्या लगता है। तो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि जितना मैंने उसके बारे में सोचा था उसने उससे ज्यादा अच्छा करके दिखाया है। हालांकि शुरुआत में जियोक्सा फैमिली में काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन उसके बाद उसने चीजों को बहुत ही अच्छे से संभाला है। सबसे स्पेशली यहाँ पर उसने ग्योंगयांग फैमिली के पैट्रियार्च को अच्छे से संभाला। मैं यहाँ पर यही सोच रहा था कि वो कॉम्बैट किंग फैमिली के क्लैन को यहाँ पर कैसे शट डाउन करेगा। उसको शट डाउन करने के लिए उसने ग्योंगयांग फैमिली के पैट्रियार्च और उनकी फोर्सेस की मदद ली है। पण किंग उसे कहता है कि अच्छा तो ये बात है, ग्योंगयांग फैमिली का पैट्रियार्च जो है वो काफी ज्यादा सेल्फ प्राइड वाला इंसान है, वो इतनी आसानी के साथ मान कैसे गया। जनरल स्ट्रेटेजिस्ट उसे कहते हैं यही तो हैरानी की बात है कि यंग मास्टर ने उसे यहाँ पर परसुएड कैसे कर लिया। पता नहीं उसने कैसे किया, लेकिन उसने ग्योंगयांग फैमिली के पैट्रियार्च को मना लिया, उसे अपना साथ देने के लिए मनाया और उसके बाद उनकी फोर्सेस को लेकर जाकर कॉम्बैट किंग फैमिली के ऊपर अटैक किया ताकि उसे शट डाउन किया जा सके। डीमन गार्ड उसे कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि उसके पास जो मार्शल आर्ट्स है उसकी मार्शल आर्ट्स और उसकी नॉलेज जो है वो दोनों एक दूसरे के अपार पर है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे से बराबर है और दो काफी ज्यादा समझदार इंसान भी है, साथ साथ वो काफी पावरफुल भी है। तो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट उसे कहते हैं हाँ ये बात तो वाकई में सच है, मुझे पता था कि वो काफी होशियार है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा समझदार और इतना ज्यादा ब्रिलियंट होने वाला है। तो डीमन गार्ड उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर उसके बारे में इससे भी ज्यादा समझता हूँ, मुझे लगता है कि वो इससे ज्यादा बेहतर है। इसके साथ ही डीमन एम्परर जो होते हैं वो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट से कहते हैं मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि वो खतरनाक है। तो वो कहते हैं हाँ सर वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। डीमन एम्परर से कहता है कि तुम्हारी यहाँ पर वजह क्या है। तो इसी के साथ ही जनरल स्ट्रेटेजिस्ट से कहते हैं मैं अभी तक उसका मकसद नहीं जान पाया। जहाँ पर जितने भी लोग हैं डीमन डिवाइन कल्ट में, जहाँ पे मेरी जिंदगी में जितने भी लोगों से मैं मिला उनकी जिंदगी का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, लेकिन अभी तक मैं यहाँ पर उसके मकसद को नहीं समझ पाया कि आखिर उसे चाहिए क्या। ना तो उसे यहाँ पर थ्रोन चाहिए, ना उसे डिवाइन डीमन कल्ट में कोई इंटरेस्ट है, ना ही उसे यहाँ पर पावर गेन करने में कोई इंटरेस्ट है। तो फिर उसे चाहिए क्या, मैं यहाँ पर समझ नहीं पाया। इसी वजह से यही वो वजह है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। डीमन एम्परर से कहते हैं कि अच्छा ठीक है फिर मेरे साथ आओ, हम लोग वॉक के लिए चलते हैं। और इसी के साथ ही डीमन गार्ड आगे आगे चल रहे होते हैं और उसे कहते हैं अगर तुम यहाँ पर उसे फिगर नहीं कर पाए तो उसका मतलब यह है कि तुम उसे कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर फाइनली अपना माइंड बना लिया है। अगर उसने अपना माइंड नहीं बनाया होता तो वो कभी भी इस मिशन के लिए हामी नहीं बढ़ता। मुझे लगता है कि अब वो यहाँ पर बाकी कैंडिडेट्स की तरह मेरी कुर्सी के लिए फाइट करना चाहता है, इसी वजह से उसने यहाँ पर इस मिशन को एक्सेप्ट किया है। डीमन एम्परर कहते हैं क्या उसने कहा कि वो वापस आ रहा है। तो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट उसे कहते हैं कि नहीं अभी तक यहाँ पर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उसने यहाँ पर यही मैसेज भिजवाया कि सातों फैमिलीज की कंक्लूजन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन वापस आने के बारे में कुछ भी नहीं पता। साथ ही डीमन एम्परर से पूछता है कि वो स्वर्ड पैलेस के लोगों का क्या। वो इस वक्त से बताते हैं कि वो इस वक्त साउथ वेस्ट रीजन की तरफ है, यानी कि वो हुनान के साउथ वेस्ट रीजन में है और अभी तक पिछले 10 दिन से उन लोगों ने कोई भी चाल नहीं चली और वो आगे नहीं बढ़े। डीमन एम्परर से कहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी आगे बढ़ने वाले हैं। तो स्ट्रेटेजिस्ट उसे कहते हैं इस बात का क्या मतलब है, लेकिन इस वक्त थर्ड यंग मास्टर क्या आपको लगता है कि थर्ड यंग मास्टर वहां पर वापसी के रास्ते पर उनसे इनकाउंटर कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि वापसी के रास्ते पर वो उनसे मिल सकते हैं? यहाँ पर इसी बारे में सोच रहा था कि थर्ड यंग मास्टर के लिए मिशन बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, उसे जल्दी से जल्दी वापस बुला लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में स्वर्ड पैलेस के लोगों से उसका सामना हो जाए, क्योंकि स्वर्ड पैलेस के कमीने लोग वो काफी ज्यादा मुश्किलें हैंडल करने के लिए थर्ड यंग मास्टर अकेला उनको हैंडल नहीं कर पाएगा। लेकिन इसी के साथ ही डीमन एम्परर से कहता है लेकिन मैं चाहता हूं कि वो इस जॉब को हैंडल करे, मैं चाहता हूं कि वो यहाँ पर स्वर्ड पैलेस के साथ उनका सामना करे। और जब बात सुनने के बाद जनरल स्ट्रेटेजिस्ट बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं आप यहाँ पर क्या सोच रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वो अकेला बेचारा उन सभी लोगों का सामना कर पाएगा? वो स्वर्ड पैलेस के लोगों का सामना नहीं कर पाएगा। अभी तो उसने यहाँ पर अपने एक मिशन को पूरा किया है जिसमें उसने यहाँ पर किसी से फाइट भी किया, यानी कि 7 बड़ी फैमिलीज को हैंडल करना ही काफी ज्यादा मुश्किल था, उसका मिशन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन डीमन एम्परर से कहते हैं नहीं मैं चाहता हूं कि वो स्वर्ड पैलेस के लोगों से फाइट करे। तो यहाँ पर बिना किसी इंसिडेंट के वापस आता है तो वो स्ट्रॉन्ग बनकर आएगा, लेकिन अगर वो स्वर्ड पैलेस के लोगों के हाथों से मारा जाता है तो जो उसकी अपनी किस्मत है। लेकिन जनरल स्ट्रेटेजिस्ट से कहते हैं लेकिन डीमन एम्परर आप यहाँ पर इस बात को भी तो देखें, इस वक्त वो इंस्पेक्टर जनरल है, इसके पास एक ओहदा है, उसके पास एक पोजीशन है
जो कि आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर स्वर्ड पैलेस के लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं, इसका मतलब यह है कि वो यहाँ पर डिवाइन डीमन कर्ल के ऊपर अटैक कर रहे हैं और इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक वार हो सकती है। हमारे जनरल स्ट्रेटेजिस्ट की बात सुनने के बाद डीमन एम्परर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। तो इसी के साथ स्ट्रेटेजिस्ट समझ जाते हैं कि जहाँ पर यही चाहता है, वो डीमन एम्परर यही चाहते हैं। तो वो उसने कहता है कि तुम यहाँ पर सिंपली ये सब कुछ नहीं जान सकते कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ पर मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो जैसा मैंने कहा है। मुझे लगता है कि जो उसकी किस्मत होगी अगर वो वहां पर से सही सलामत वापस आ जाता है। इसके साथ ही जनरल स्ट्रेटेजिस्ट कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से यहाँ पर पीनल ला हाल के मास्टर गू को स्पेशली एक ऑर्डर देने वाला हूँ ताकि वो कल्ट से बाहर जाए और जाकर खुद उसको फेस करें, यानी कि स्वर्ड पैलेस को फेस करें। आपको इस बात से कोई इशू तो नहीं है? वो कहते हैं नहीं, जो तुम्हारी अथॉरिटी में है, तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। इसी के साथ ही जनरल स्ट्रेटेजिस्ट वहां पर चले जाते हैं, जबकि डीमन एम्परर सोच रहे होते हैं जरा देखो तो सही ये कितना ज्यादा नादान है। हालांकि ये यहाँ का सबसे ज्यादा तेज दिमाग का इंसान है, सब समझदार इंसान है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर मास्टर पीनल ला हाल के मास्टर को खुद यहाँ पर से डिस्पैच करना चाहता है ताकि वो स्वर्ड पैलेस के लोगों से जाकर फाइट कर सके और थर्ड जंग मास्टर को बचा सके। लेकिन इससे रिजल्ट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे हाजिन का दिखाया जाता है। कैप्टन हॉन्गरियन उसे कहता है कि थर्ड जंग मास्टर यहाँ पर इंस्पेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, आपने बहुत अच्छा काम किया और हमारे लोगों ने भी, अब हमें यहाँ पर से वापस जाना है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर सब कुछ इतनी जल्दी से खत्म हो जाएगा, पर से तुम भी यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही हो, तुम्हारी एनर्जी काफी ज्यादा स्टेबलाइज हो चुकी है। तुम्हारा हाजिन वहां पर खुद से सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मुझे यहाँ पर अगला प्लान तैयार करना होगा क्योंकि इंस्पेक्शन कंप्लीट हो चुकी है लेकिन अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ। और इसी के साथ ही वहां पर हमारा हाजिन सोच रहा होता है कि अब यहाँ पर उसका क्या करें। तो हॉन्गरियन उसे कहती है कि वहां पर आपने जिस बंदी को बनाकर रखा हुआ, जिस लड़की को बंदी बनाकर रखा हुआ है, उसकी बॉडी बहुत ही बुरी हालत में और ऊपर से उसे तेज बुखार भी है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ दिनों तक और रह पाएगी, वो मर जाएगी। हमें यहाँ पर किसी न किसी डिवाइन कर्ल की फैमिली में जाना होगा, जाकर उसका इलाज करवाना होगा। यहीं पर आसपास से किसी डिवाइन कर्ल की फैमिली में चले जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा हाजिन हॉन्गरियन से कहता है कि हॉन्गरियन मेरी बात सुनो, यहाँ पर मेरी ऑफर को एक्सेप्ट किया है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहुत ही जल्दी तुम्हें यहाँ पर दोबारा से वो सब कुछ करने का मौका मिलेगा जो मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें यहाँ से वापस जाना होगा। तो वो कहते हैं लेकिन यंग मास्टर क्या आप हमारे साथ नहीं जाने वाले? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर कहीं पर जाना है, मैं डोंगफिल के साथ यहाँ पर से किसी जगह के पर जाने वाला हूँ। और साथ ही वो अपने कंधे के लगे हुए बैजेस को भी उतार देता है और कहता है कि अब यहाँ पर जनरल इंस्पेक्टर के बैजेस की जरूरत नहीं है। हमारा हाजिन जो होता है वो साथ ही ग्योंग पैट्रियार्च से कहता है कि पैट्रियार्च यहाँ पर मुझे आपकी थोड़ी सी और हेल्प चाहिए, तो क्या आप यहाँ पर हमारे साथ आएंगे? और साथ ही हमारा हाजिन सोच रहा था कि जब मैं यहाँ पर सक्सेसर बनने वाला हूँ, यानी कि मुझे सक्सेसर की फाइट करनी है, तो फिर मुझे यहाँ पर इन्फ्लुएंस और पावर की जरूरत पड़ेगी और इन्फ्लुएंस और पावर के लिए मुझे यहाँ पर लोगों की हेल्प चाहिए होगी। तो ग्योंग से कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर से कहाँ पर जाने वाले हैं? तुम्हारा हाजिन कहता है कि हम लोग जोक्सा फैमिली में जाने वाले हैं। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जोक्सा फैमिली का दिखाया जाता है, जहाँ पर जोक्सा फैमिली के वाइस पैट्रियार्च के बाद उनका जो वाइस एडवाइजर होता है वो भी उल्टियां कर रहा होता है क्योंकि उनका वाइस पैट्रियार्च मार चुका होता है और उनका पैट्रियार्च बहुत ही बुरी हालत में होता है। तो जब लोग उसे वहां पर देखते हैं कि वो इतनी बुरी हालत में है तो वो सभी लोग वहां पर उसको देखकर हैरान हो रहे होते हैं। तो इसी के साथ वो चिल्लाकर उनसे कहता है कि तुम सभी कमीनों यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ से दफा हो जाओ, चलो यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि इनके सेक्टर इनकी फैमिली की हालत जो है वो एक ही दिन में इतनी बुरी हो गई है कि बेचारों के पास यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। तो वाइस एडवाइजर जो होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर अब सब कुछ संभालना होगा। इस वक्त हमारे पैट्रियार्च बहुत ही बुरी हालत में है, अगर हमने यहाँ पर अपनी फैमिली को नहीं संभाला तो किसी वक्त भी कोई भी हमारे पर अटैक कर सकता है। वो अपने बारे में भी सोच रहा होता है कि अब जबकि वाइस कैप्टन की पोजीशन हाली है तो हो सकता है कि वाइस कैप्टन की पोजीशन मुझे मिल जाए। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर सामने से कोई निकलता है अंधेरे में से, उसे कहता है क्या तुम यहाँ के सुपरवाइजर हो जोक्सा फैमिली के? तो वो कहता है हाँ मैं ही हूँ, लेकिन तुम कौन हो? और इसी के साथ ही वो बंदा अपनी तलवार सामने की तरफ करता है और कहता है तो जोक्सा फैमिली ने यहाँ पर जितना सर्व करना था उतना कर लिया। और इसी के साथ ही अपनी तलवार सामने करता है, उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है। जोक्सा फैमिली के सुपरवाइजर की बॉडी वहीं पर फट जाती है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है। तो ये बंदा जो होता है ये स्वर्ड पैलेस का वाइस मास्टर होता है जिसका नाम मॉक गैंग इन होता है। तो वाइस मास्टर अपने लोगों से पूछता है कि हमारी आर्मी के लोग इस वक्त कहां पर है? तो वो कहता है कि सर वो लोग यहाँ पर तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है, वो जोक्सा फैमिली से काफी दूर है। इस वक्त हमारी सिक्योरिटी काफी बुरी तरह से कंप्रोमाइज्ड है, इसलिए वो लोग यहाँ पर बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। मैं अभी उनको ऑर्डर दे देता हूँ, वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे। और ऊपर से यहाँ पर हमें न्यूज नहीं मिली कि कोई भी यहाँ पर डिस्पैच होकर आ रहा है, यानी कि 7 बड़ी फैमिलीज की तरफ किसी भी आर्मी को नहीं भेजा जा रहा। इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ पर आने की खबर डीमन पैलेस तक नहीं पहुंची है। तो ये बात सुनने के बाद वाइस मास्टर से कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि डीमन कर्ल के लोग यहाँ पर नहीं आ रहे। तो उसका साथी से कहता है हाँ सर, लगता नहीं है कि डीमन कर्ल के लोगों को इस सब के बारे में पता है, जब तक उन्हें यहाँ पर इस बारे में पता चलेगा तब तक हम लोग यहाँ पर जोक्सा फैमिली के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो वाइस मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर सूरज निकलने से पहले पहले सुबह के वक्त तक हम लोग इस पूरी की पूरी जोक्सा फैमिली को कंप्लीटली कंट्रोल कर लेंगे। बस नेक्स्ट सीन हमारे हाजिन और डोंगफिल का दिखाया जाता है। हाजिन और डोंगफिल जो होते हैं वहीं पर एक जगह के ऊपर जाकर अपना कैंप लगाते हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर आग जलाओ, मैं अभी यहाँ पर थोड़ी देर में आता हूँ, मैं जाकर कुछ खाने को लेकर आता हूँ। तो डोंगफिल वहाँ पर आग जला रहा था। जब वो आग जला रहा था साथ ही वो सोच रहा था मेरी लाइफ यहाँ पर काफी ज्यादा बदल चुकी है। पहले मैं यहाँ पर कोर्ट ऑफ एल्डर्स का 3rd गार्डियन था, लेकिन अब मैं यहाँ पर यंग मास्टर का पर्सनल गार्ड बन चुका हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाकी के सभी लोग मुझसे बहुत ज्यादा जेलस होंगे कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। ना सिर्फ मैंने यहाँ पर 3rd यंग मास्टर का गार्ड बनकर उनके गार्ड होने का एजाज हासिल किया, बल्कि इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर काफी नई पावर्स मिली है और काफी कुछ नया सीखने को मिला है। लेकिन एक बॉडीगार्ड के तौर पर मुझे अपने आप को कॉन्स्टेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि अब यंग मास्टर क्या चाहते हैं। वो स्टील प्लाट फोर्ट्रेस और हिमलनी राइटियर्स अलायंस को बर्बाद करना चाहते हैं, सभी को मारना चाहते हैं। तो उनके साथ उनका बॉडीगार्ड भी तो वहां पर जाएगा ना। तो अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो फिर मुझे भी उनके साथ उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर मैं उनका साथ देना चाहता हूं तो फिर मुझे भी पावरफुल बनना चाहिए, मुझे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तुम्हारा हाजिन वहां पर आ जाता है, उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो? तो वो कहता है कि यंग मास्टर आप आ भी गए, अभी तो मैंने यहाँ पर आग जलाई और आप एक बड़े से हिरन को भी पकड़ कर ले आए हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि आज रात हम लोग यहाँ पर पार्टी करने वाले हैं। और इसी के साथ हमारा हाजिन होता है अपने पास से ट्विन ब्लेड्स निकालता है और इसी के साथ ही
उसको वहां पर काटना शुरू कर देता है। तो हम डॉग पिलो से कहता है कि जंग मास्टर जी आप क्या कार्य है, तो ट्विन ब्लेड्स हैं, क्या आप यहाँ पर ट्विन ब्लेड्स ऑफ फेट को यूज करने वाले हैं इसको काटने के लिए? हाजिन कहते हैं तो फिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है, जहां पर मेरे पास इतना शार्प ब्लेड है भी नहीं है और साथ ही ये छोटा ब्लेड है, इसके साथ इसको काटना ज्यादा आसान है। और साथ ही हमारा हाजिन वहां पर अपनी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को भी यूज कर रहा था। ये देखकर डॉग पिलो और भी हैरान होता है और कहता है कि मुझे कभी कभी समझ नहीं आती कि यंग मास्टर यहाँ पर करते क्या है। ये यहाँ पर एक हिरन को काट रहे हैं लेकिन साथ ही अपनी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को भी यूज कर रहे हैं। अक्सर मैंने यहाँ पर इस बात को नोटिस किया है कि जब ये यहाँ पर कोई काम करते हैं उसमें अपनी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को रूटीन का हिस्सा बना चुके हैं। अगर ये भाग रहे होते हैं तब मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को यूज करते हैं, अगर घर के काम कर रहे होते हैं तब भी यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को यूज करते हैं। मुझे लगता है कि यही राज है इनकी मार्शल आर्ट्स की प्रोग्रेस के इतनी ज्यादा बेहतर होने के। उसके बाद वो दोनों वहीं पर खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो हाजिन उसे कहता है कि हम लोग जोक्सा फैमिली में वापस क्यों जा रहे हैं, हमारी इंस्पेक्शन तो वहां पर कंप्लीट हो चुकी है और ऊपर से वो फैमिली जो है वो तो हमसे बहुत ज्यादा नफरत करती है और हम लोग वहां पर जाकर मुश्किल काज करेंगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है किसी वजह से मैं वहां पर किसी इंस्पेक्शन के लिए तो नहीं जाने वाला, क्या तुम देख नहीं रहे मैंने अपने कंधे के ऊपर से इंस्पेक्टर जनरल के बैच को भी उतार दिया है। मैं इस वक्त वहां पर उनकी इंस्पेक्शन के लिए नहीं बल्कि उनका साथ लेने के लिए जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जोक्सा फैमिली जो है वो मेरा साथ दे सक्सेशन की फाइट में। ये बात सुनने के हैरान होता है और कहता है लेकिन वो लोग जहां पर तुम्हारे सबॉर्डिनेट क्यों बनेंगे, वो तुम्हारा साथ क्यों देंगे जबकि तुमने उनके पैट्रियार्च के साथ इतना बुरा किया और साथ उनका वाइस पैट्रियार्च भी मर चुका है। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर सारी बात डिटेल में बताता हूँ। इस वक्त उनका पैट्रियार्च है बहुत ही बुरी हालत में और उसे यहाँ पर हीरो में कम से कम 1 साल लगने वाला है। वाइस पैट्रियार्च मर चुका है और उनके पास वक्त उनका सुपरवाइजर है जो काफी ज्यादा समझदार इंसान है। इस वक्त जोक्सा फैमिली बहुत ज्यादा कमजोर हालत में। अगर इस वक्त मैं वहां पर जाता हूँ, जाकर उनके साथ डील कर लेता हूँ, उनके सुपरवाइजर को फैमिली का लीडर बना देता हूँ, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले वक्त में जोक्सा फैमिली मेरा साथ देगी। अगर वो लोग यहाँ पर किसी यंग मास्टर या फिर किसी दूसरे पावरफुल बंदे का साथ नहीं लेते तो फिर बाकी की सातों फैमिलीज में से कोई भी फैमिली उनके पर अटैक कर सकती है। जोक्सा फैमिली इस वक्त कमजोर हालत में उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी और इस वक्त मुझे यहाँ पर अपनी सक्सेशन की फाइट के लिए यानी कि डीमन एम्परर बनना है और बाकी के यंग मास्टर से फाइट करनी है, तो फिर मुझे यहाँ पर पावर की जरूरत है। डॉग पिलो से कहता है लेकिन यंग मास्टर अगर ऐसा हो भी जाता है, जोक्सा फैमिली के लोग आपका साथ दे भी देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ग्योंग फैमिली के पैट्रियार्च ऐसा होने देंगे? तो हमारा हाजिर से कहता है लेकिन ऐसा क्यों नहीं होगा? तो उसे कहता है कि आपको अच्छी तरह से पता है कि वो 7 बड़ी फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली के पैट्रियार्च हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि उनका एक बेटा जो है वो यहाँ पर यंग मास्टर भी है। आपको पता है कि 5th यंग मास्टर जो है उनका बेटा है। हमारा हाजिर से कहता है कि तुम्हें इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी ग्योंग फैमिली के ऊपर भी यहाँ पर राज करने वाला हूँ, यानी कि उसको भी यहाँ पर अपने अंडरविंग में लेने वाला हूँ। तो ये बात सुनने के बाद डॉग पिलो और भी हैरान होता है। तो डॉग पिलो से कहता है लेकिन ऐसा क्यों होगा, वो लोग यहाँ पर आपका साथ क्यों देंगे जबकि उनका बेटा जो है वो 6th यंग मास्टर है और वो भी यहाँ पर डीमन एम्परर बनने के लिए उसका स्टूडेंट बन चुका है और यहाँ पर सक्सेशन की फाइट में है, तो वो तो अपने बेटे का साथ देंगे ना, किसी 3rd यंग मास्टर का साथ क्यों देंगे? तुम्हारा हाजिर से कहता है कि यहाँ पर मेरा साथ देंगे, देखना मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाऊंगा कि वो मेरा साथ क्यों देंगे। और इसी के साथ ही वो लोग यहाँ पर बैठे बातें कर रहे थे, मैं कुछ बातों को यहाँ पर स्किप कर देता और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से आवाज आती है, साइड के ऊपर से स्योरिन निकल आती है। तो स्योरिन जब वहां पर से निकलती है तो वो दोनों कहते हैं कि ये क्या, ये तो स्योरिन है जी, यहाँ पर क्या कर रही है, इतनी दूर अपनी फैमिली से जंगल के अंदर से क्या कर रही है, ऊपर से इसकी बॉडी के ऊपर इतना खून क्यों लगा है? तो स्योरिन उनको देखने के बाद चिल्लाकर कहते हैं कमीने कहीं के ये सारे का सारा तुम्हारा क्या धरा है, सोरियोंग ये तुमने किया है, जो तुमने किया है। तो इसी के साथ ही वहां पर पागलू की तरह उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। तो वहां ल्यू फेंग कहता है, ल्यू फेंग हाजिन कहता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या हो गया, तुम किस तरह की बात कर रही हो, लेकिन उसकी बात सुन नहीं रही होती और अपनी तलवार घुमाकर हमारे हाजिन के ऊपर अटैक कर देती है। जैसे वो हाजिन के करीब जाती है हमारा हाजिन उसे पछ मारता है जिससे वो बेचारी वहीं पर बेहोश हो जाती है। हाजिन कहता है लगता है कि सदमे की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है। तो जब वो वहीं पर गिर जाती है तो हमारा हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि इस बेचारी को कुछ बुरा हुआ है जिसकी वजह से ये इस हालत में है, इसकी बॉडी के ऊपर तो तलवार के कट लगे हुए हैं जैसे कि इसके ऊपर अटैक हुआ हो, लेकिन अचानक से यहाँ पर जोक्सा फैमिली में ये सब कुछ कैसे हो सकता है? तो इसी के साथ हाजिन को कुछ महसूस होता है। हाजिन कहता है कुछ 5 लोग हैं जो हमारी तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये सभी लोग जो है इनकी बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी नहीं निकल रही। डॉग पिलो कहता है हाँ मास्टर मुझे महसूस हो रहा है कि इनकी बॉडी से डिमोनिक एनर्जी नहीं निकल रही, लगता है किसी दूसरी फैमिली के लोग हैं। लेकिन अचानक से यहाँ पर दूसरी फैमिली के लोग जोक्सा फैमिली में क्या कर रहे हैं? तो इसी के साथ वो 5 लोग उनके सामने लैंडिंग करते हैं। वहां पर आने के बाद उससे पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो? तुम्हारा हाजिन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद पहले खामोश होता है और साथ ही वो लड़का जो होता है सामने वाला वो अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि बताओ कि तुम लोग कौन हो। फिर साथ ही वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है कि तुम लोग कौन हो, क्योंकि तुमने इस लड़की को यहाँ पर पीछा करते हुए देख लिया, तो अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। बात सुनते ही ल्यू फेंग उसके पर अटैक कर देता है, वो अपनी एनर्जी स्लैश लगाता है तो सबसे पहले सामने वाले की टांगे कट जाती है, उसकी दोनों टांगे कट जाती है और इसी के साथ ही वो लड़का वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, चलाना शुरू कर देता है। जबकि बाकी के सभी लोग जो होते हैं वहां पर अपने बॉस को देख रहे होते हैं। तुम्हारा हाजिन जो होता है वो डॉग पिलो से कहता है कि डॉग पिलो बाकी के चारों तुम्हारे हैं, जाओ जाकर सभी को मार डालो। और इसी के साथ ही हमारा डॉग पिलो जो होता है उनके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है जी मास्टर मैं अभी जाता हूँ। तो डॉग पिलो अपनी वाजरा याक्षा डिमोनिक कार्ड्स को रिलीज करता है, साथ उनके पर अटैक करना स्टार्ट करता है। तो जैसे वो उनके पर अटैक करता है तो वो सभी लोग काफी हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि आज ये कमीने लोग आए कहां पर से हैं? ये लड़का हालांकि ये सुप्रीम पीक में नहीं है लेकिन इसकी पावर लेवल इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? ये हर स्ट्राइक के साथ हमें यहाँ पर जख्मी कर रहा है, ऐसे लगता है कि जैसे कोई बहुत ही पावरफुल सुप्रीम पीक में पहुंचने वाला एक मास्टर यहाँ पर हमारे सामने आ गया हो। तो डॉग पिलो वहां पर बहुत ही जल्दी उन सभी को मार डालता है, लेकिन फिर भी उसे यहाँ पर इतना टाइम लगता है तो वापस आकर कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे यहाँ पर ज्यादा टाइम लग गया, प्लीज मुझे माफ करिएगा। बाकी के चारों के मरने के बाद सिर्फ वही एक बचता है जिसकी टांगे इन्होंने काटी थी। तो वो कहता है कि बताओ कि तुम लोग कौन हो, जहाँ पर हमारे काम में अपनी टांग क्यों अटका रहे हो? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर पहले अपनी तलवार निकाली और क्या कि हमने यहाँ पर इस लड़की को देख लिया तुम्हें पीछा करते हुए, तुम्हें हम दोनों को यहाँ पर मारना होगा और अब तुम यहाँ पर हमसे पूछ लो कि हम लोग कौन हो, तुमने यहाँ पर पहले गलती कर दी थी। साथ ही हमारा हाजिन उसके हाथ में तलवार देखता है और कहता है कि ये तलवार मैं इसको पहचानता हूँ, ये तो राइटियस हिमालय अलायंस की एक तलवार है, उनकी मशहूर तलवारों में से एक तलवार है। तुम्हारे जैसा एक कमीना, तुम्हारे स्किल्स काफी अच्छे हैं लेकिन इतने भी अच्छे नहीं है कि तुम यहाँ पर राइटियस हिमालय अलायंस के स्टोरेज के अंदर जाकर चोरी कर
सको और वहां पर से इस कीमती तलवार को ला सको। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मुझे तो नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इस तलवार को वहां पर से लेकर आए हो। ये वहां के 28 राइट के ह्यूमन ब्लेड्स में से एक तलवार है। जल्दी से बकना स्टार्ट करो कि तुम कौन हो, क्या तुम ह्यूमनली राइटियस अलायंस से हो? तुम्हारी बात से जो एनर्जी निकल रही है वो ये तो नहीं कह रही कि तुम ह्यूमनली राइटियस अलायंस से हो। जबकि नीचे पड़ा हुआ बंदा उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर इस ब्लेड को देखकर कैसे पहचान लिया, हालांकि तुम डीमन कल्ट के बंदे हो। डीमन कल्ट के लोगों को हमारी ह्यूमनली राइटियस अलायंस की तलवारों के बारे में क्या पता। और इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है उसकी बची कुछ टांगों को भी काट देता है और उसे कहता है कि मैंने तुमसे पहले सवाल पूछा था, बताओ कि तुमने यहाँ पर इस तलवार को कहां से लिया है। हमारा हाजिन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर हमसे कहा था कि हमने इस औरत को देख लिया तुम्हें पीछा करते हुए, तुम यहाँ पर हमें इसलिए मारना चाहते हो। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी स्टेटमेंट को वापस लेना चाहिए। जब तुमने इस कमीनी तलवार को अपने हाथ में पकड़ा था उसी वक्त तुम्हारी किस्मत का फैसला हो चुका था। तुम यहाँ पर मेरे सामने आए ही क्यों? इस तलवार को अपने हाथ में पकड़कर जो भी यहाँ पर ह्यूमनली राइटियस अलायंस के साथ रिलेटेड होगा उसे यहाँ पर मरना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमनली राइटियस अलायंस वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैं उसी से नफरत करता हूँ। इसी के साथ हमारा हाजिन फिर से उसकी टांगों का एक और टुकड़ा करता है, फिर साथ उसे वहां पर पेड़ के साथ बांध देते हैं। उसके दोनों बाजू और दोनों टांगे काटकर उसे पेड़ के साथ लटका देते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम्हें यहाँ पर पहले बता देना चाहिए था। और इसी के साथ श्योर इनको भी होश आ जाती है, लेकिन वो कुछ भी बता नहीं पा रही होती क्योंकि वो बेचारी बहुत ही बड़े सदमे में होती है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जोक्सा फैमिली के कमजोर होने का किसी ने फायदा उठा लिया है। किसी ने यहाँ पर आधी रात के वक्त उनके पर अटैक कर दिया और श्योरिन इसी वजह से बुरी हालत में है और हमें यहाँ पर कुछ बता भी नहीं सकती क्योंकि इस वक्त काफी बड़े सदमे में है। लेकिन यहाँ पर 7 फैमिलीज के ऊपर कौन अटैक कर सकता है? जोक्सा फैमिली 7 फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली है। अनऑर्थोडॉक्स म्यूरियम की 5 बड़ी फैमिलीज की तरह यहाँ पर 7 बड़ी फैमिलीज भी काफी पावरफुल है। तो फिर यहाँ पर ऐसा कौन है जो इनके ऊपर डायरेक्टली अटैक कर सकता है? ह्यूमनली राइटियस अलायंस के लोगों ने पहले कभी यहाँ पर फैमिलीज के ऊपर अटैक नहीं किया। इसी के साथ ही डोंगपिल से कहता है कि यंग मास्टर मैं इस बात को कंफर्म कर सकता हूँ कि ये लोग ह्यूमनली राइटियस अलायंस से बिल्कुल भी नहीं है। हाजिन कहता है कि तुम ये कैसे कह सकते हो? तो वो कहता है क्योंकि यहाँ पर कोड ऑफ गार्डियन के लोगों को स्पेशली यहाँ पर ऐसी टेक्निक सिखाई जाती है जिससे हम लोग यहाँ पर इन लोगों को पहचान सके, ह्यूमनली राइटियस अलायंस के लोगों की टेक्निक को पहचान सके, उनकी बॉडी के अंदर से निकलने वाली एनर्जी को पहचान सके। और इसी वजह से इस लड़के की बॉडी के अंदर जो एनर्जी निकल रही है उसको पहचान कर मैं कह सकता हूँ कि ह्यूमनली राइटियस अलायंस से बिल्कुल भी नहीं है। फिर मैं यहाँ पर आपको एक और बात कहूँ तो मुझे लगता है कि इन लोगों को यहाँ पर असैसिनेशन मेथड सिखाए गए हैं क्योंकि इनकी टेक्निक्स जो है वो असैसिनेशन मेथड्स के जैसी हैं। तो ये बात सुनने के बाद हमारा हाजिन उसे कहता है लेकिन अनऑर्थोडॉक्स म्यूरियम में यहाँ पर कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो कि इनको यहाँ पर असैसिनेशन मार्शल आर्ट्स सिखा सके। तुम्हारा हाजिन सोच रहा था कि यहाँ पर ह्यूमनली राइटियस अलायंस नहीं है तो फिर यहाँ पर कौन हो सकता है? क्या यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोग हो सकते हैं? डोंगपिल कहता है कि सर अगर मैं यहाँ पर गेस करूंगा तो ये लोग यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस से भी नहीं हो सकते। अगर यहाँ पर राइटियस ह्यूमन अलायंस के लोग जो होते हैं वो यहाँ पर दूसरी टेक्निक्स को सीखते हैं जिनसे अपनी पावर को इंक्रीज कर सके। वहां पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा जालिम होते हैं क्योंकि वो लोग ऐसी टेक्निक्स को मास्टर करते हैं जिससे सामने वाली बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दे। और इसी तरह अगर यहाँ पर देखा जाए तो श्योर इनकी बॉडी के ऊपर जो कट्स लगे हैं वो बहुत ज्यादा माइल्ड है। ऐसा लगता नहीं है कि ये लोग स्टील ब्लड फोर्ट्रेस से हैं। दोनों यहाँ पर आपस में थोड़ी देर बात करने के बाद वहां पर एक नतीजे के ऊपर पहुंच जाते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है तो फाइनली मुझे पता चल गया कि ये लोग कौन है। मुझे लगता है कि ये लोग स्वर्ड पैलेस से हैं। जहाँ मुझे बात करता है तो डोंगपिल कहता है लेकिन इनके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई क्योंकि स्वर्ड पैलेस इतना पावरफुल नहीं है कि वो यहाँ पर आकर डीमन कल्ट की 7 फैमिलीज में से किसी फैमिली के ऊपर आकर कब्जा कर सके। हाजिन उसे कहता है कि जो भी है मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी ने इनको यहाँ पर स्ट्रेंथ दिया। मुझे तो लगता है कि इन्होंने ह्यूमनली राइटियस अलायंस के साथ हाथ मिला लिया तभी ये लोग यहाँ पर आए हैं। डोंगपिल उसे कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पर से सिर्फ नॉर्थ की तरफ ही जा सकते हैं और नॉर्थ की तरफ तो यहाँ पर से ह्यूमनली राइटियस अलायंस है। अगर ये लोग उनके साथ हाथ मिला चुके हैं तो फिर तो यहाँ पर ये बात और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे यहाँ पर इन सभी को खत्म करना होगा क्योंकि जो भी यहाँ पर ह्यूमनली राइटियस अलायंस के साथ होगा उसे यहाँ पर मरना होगा। तो नेक्स्ट सीन जो होता है जोक्सा फैमिली का दिखाया जाता है। जोक्सा फैमिली में दिखाता है कि उन लोगों ने यहाँ पर सभी लोगों को मार दिया होता है। जितने भी एल्डर्स होते हैं यानी कि जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं वो सभी के सभी लोग मार चुके होते हैं। यहाँ पर एक बंदा वाइस पैलेस मास्टर से कहता है कि हमने पैट्रियार्च के रूम के ऊपर कब्जा कर लिया। एक बंदा वहीं पर खड़ा है लेकिन पैट्रियार्च की हालत काफी ज्यादा खराब है। तो वाइस मास्टर से कहता है अच्छा फिर ठीक है मैं खुद वहां पर आता हूँ। और दूसरी तरफ हमारा हाजिन जो होता है वो डोंगपिल से कहता है कि यहाँ पर असली इश्यू तो यह है कि किसी ने यहाँ पर मेरे शिकार को मेरे मुंह से छीन लिया क्योंकि हमारा हाजिन यहाँ पर जोक्सा फैमिली को अपनी सक्सेशन की फाइट में यूज करने वाला था लेकिन अब यहाँ पर वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट सीन में यहाँ पर दिखाते हैं कि स्योरियन होश में आ जाती है। तुम्हारा हाजिन उससे पूछता है कि तुम्हारा सुपरवाइजर डॉग यहाँ पर क्या कर रहा है? तो वो कहती है कि वो मर चुका है। जब हम लोग हमारे पर अटैक हुआ था सबसे पहले उसी को यहाँ पर मारा गया था। तुम्हारा हाजिन कहता है कि वो लगता है कि वो वाकई में मार चुका है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि यहाँ पर जोक्सा फैमिली को अपने साथ यूज करने का फैसला जो था वो तो अब यहाँ पर पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है क्योंकि किसी कमीने ने यहाँ पर आकर मेरे सारे के सारे प्लान पर पानी फेर दिया। तो डोंगपिल कहता है कि मैं यहाँ पर कल को एक मैसेज भेजूं। तो हाजिन कहता है नहीं तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारी रीइंफोर्समेंट्स जो है वो आ चुकी है। और इसी के साथ ही मास्टर योंग वहां पर पहुंच जाते हैं। मास्टर वहां पर आते हैं और उसे कहता है कि इंस्पेक्टर जनरल में यहाँ पर आ गया। तुम्हारा हाजिन कहता है कि चलो ठीक है तुम टाइम के ऊपर आ गए और साथ ही उसे सारी बात बताते हैं। तो वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? स्वर्ड पैलेस के लोग यहाँ पर आकर जोक्सा फैमिली के ऊपर कैसे कब्जा कर सकते हैं? क्या उन्हें डिवाइन डीमन कल्ट का बिल्कुल भी डर नहीं रहा? क्या उन्हें डीमन गार्ड का बिल्कुल भी डर नहीं है? और हाजिन उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर इस मिशन में मेरा साथ दो। मैं चाहता हूं कि आपने किसी बंदे को इसी वक्त भेजो डीमन डिवाइन कल्ट में, वहां पर जाकर एक मैसेज भिजवाओ कि अपनी फोर्सेस को यहाँ पर भेजा जाए ताकि सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जा सके और इसी के साथ ही अपनी फोर्सेस को भी यहाँ पर लेकर आओ। तुम्हारा हाजिन सोच रहा होता है कि सक्सेस की फाइट में यहाँ पर किसी ने मुझे इंटरप्ट किया है तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे उस बंदे को ढूंढना होगा जिसने यहाँ पर मेरे साथ ये सब कुछ किया है क्योंकि उसने यहाँ पर गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया और गलत टाइम के ऊपर पंगा ले लिया। इस वक्त मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। नेक्स्ट सीन मास्टर मार्क का दिखाया जाता है कि मास्टर मार्क जो होता है वो पैट्रियार्च के रूम में जाता है, जाकर देखकर कहता है मैंने सुना था कि ये एक बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है और इसके पास कुछ स्पेशल टेक्निक्स है और इससे फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला था लेकिन किसी ने पहले इसकी ये हालत कर दी और ये पूरी तरह से बिस्तर के ऊपर पड़ा है। अफसोस कि मैं यहाँ पर इससे फाइट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मास्टर मार्क जो इस वक्त अपनी सुप्रीम पीक की अचीव करने वाला है। इसी वजह से उसे ब्रेक थ्रू करने के लिए यहाँ पर किसी से फाइट करने की जरूरत थी ताकि वो किसी पावरफुल के साथ ब्रेक थ्रू करे तो वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस
करके ब्रेक थ्रू कर सके, लेकिन अब बेचारा यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। और वो सोच रहा था कि काश यहाँ पर कोई पावरफुल ओपोनेंट होता जिससे मैं फाइट करके अपनी एलिमेंट्स को पुश कर सकता। साथ ही वो अपने साथी से पूछता है कि उस कमीनी लड़की का क्या हुआ, यानी कि इसकी बेटी स्योरिन का क्या हुआ। तो उसका साथी उसे कहता है कि जो लोग उसके पीछे गए थे उन पांचों के साथ हमें कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। इसी के साथ ही कैप्टन उसे कहता है कि सोहा को वहां पर भेजो। तो ये बात सुनने के बाद का साथी उसे कहता है बॉस क्या आप यहाँ पर वाकई में सोहा को भेजना चाहते हैं? सोहा आपको पता है ना कि वो पैलेस मास्टर का बेटा है, यानी कि हमारा यंग मास्टर है, क्या उसे भेजना ठीक रहेगा? तो इसी के साथ ही वाइस लीडर मार्क उसे गुस्से के साथ देखते हैं। तो वो कहते हैं सर माफ करिएगा, जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, मैं मास्टर सोहा को वहां पर भेज देता हूँ। उसके साथी के वहां पर चले जाने के बाद मास्टर मार्क वहीं पर बैठ जाता है, वहां पर बैठकर वाइन पी रहा था। साथ ही में यहाँ पर अपना सारे का सारा प्लान बनाता है कि यहाँ पर क्या हुआ और वो क्यों यहाँ पर अटैक करने के लिए आए हैं। तो वो कहता है कि हमें यहाँ पर राइटियस इवनली अलायंस ने एक मौका दिया था, हमने यहाँ पर एक चांस दिया था कि वो लोग हमारे साथियों को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मर्ज कर लेंगे, लेकिन इसके लिए हमें यहाँ पर उनके लिए काम करना पड़ेगा। वो खुद यहाँ पर आकर काम नहीं कर रहे, उनके बदले में ये काम हमें करना पड़ रहा है। उन्होंने हमें कहा था कि मैं जोक्सा फैमिली के ऊपर कब्जा करना, और हम लोग यहाँ पर एक्जैक्टली वही कर रहे हैं। और इसके बदले में उन्होंने यहाँ पर पावरफुल वेपन्स दिए थे और साथ ही कुछ पावरफुल टेक्निक्स दी थी ताकि हमारी यहाँ पर सपोर्ट हो सके। और हम लोग यहाँ पर इस मिशन को पूरा करने के बाद अगर हम लोग सही सलामत यहाँ से निकल जाते हैं तो हिमली राइटियस अलायंस जो है वो हमें अपनी फैमिली का हिस्सा बना लेगी। और हम यहाँ पर इस ऑफर को क्यों नहीं मानते, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ कौन नहीं जुड़ना चाहेगा। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर उस बंदे के ऊपर शक होता है, डैम सो योंग, जो कि हिमली राइटियस अलायंस का मास्टर है। वो सिर्फ और सिर्फ एक मास्टर नहीं है बल्कि वो मार्शल आर्ट्स के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी है और उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है। उसने यहाँ पर कुछ ना कुछ सोचकर हमें जो ऑफर दी होगी, मुझे उस बंदे से बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। साथ एक सोल्जर उसके सामने अपीयर होता है और उसे कहता है कि सर सारी की सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। साथ ही यहाँ पर हिमली राइटियस अलायंस से एक मैसेज आया, उस मैसेज में लिखा हुआ है कि 2 दिन में वो लोग यहाँ पर अपने एक बंदे को भेजने वाले हैं जो कि हमारे लिए गाइड का काम करेगा। 2 दिन के बाद आधी रात के वक्त उनका गाइड यहाँ पर आने वाला है। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहता है तो इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर बहुत ही जल्दी हिमली राइटियस अलायंस का हिस्सा बनने वाले हैं। तो अपने साथी से कहता है कि अनऑर्थोडॉक्स म्यूजियम में ये खबर फैला दो कि जोक्सा फैमिली के ऊपर कब्जा कर लिया गया है, जोक्सा फैमिली को स्वर्ड पैलेस ने हरा दिया है। यहाँ पर से नेक्स्ट यंग मास्टर सोहा का दिखाया जाता है कि वो डिमोनिक एनर्जी का पीछा करते करते वहां पर जंगल में पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि वो लोग यहीं पर आए थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। उसके साथ ही उसे कहता है कि यंग मास्टर मुझे लगता है कि अभी ज्यादा टाइम नहीं हो, वो यहीं पर आसपास ही कहीं पर छुपी हुई होगी। तो वो कहता है हाँ मुझे भी पता है, लेकिन हमारे लोग कहाँ पर चले गए, उन्हें तो यहीं पर होना चाहिए था, अभी तक उन लोगों को यहाँ पर उसे ढूंढ लेना चाहिए था। उन कमीनों की गलती की वजह से अब यहाँ पर खुद मुझे सर्च पार्टी के साथ आना पड़ रहा है। इसी के साथ ही हमारा हाजिन साइड के ऊपर से निकलता और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर एक लड़की को ढूंढ रहे हो। तो वो लोग कहते हैं कि तुम कौन हो? तुम्हारा हाजिन कहता है कि तुम लोग काफी ज्यादा बेहतर हो। वो सबसे पहले यंग मास्टर की तरफ देखता और कहता है तुम्हारी बॉडी ना तो यहाँ पर ज्यादा स्टीफ और ना ही यहाँ पर ज्यादा बुरी है, अच्छी भी है, फाइन भी है, और मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर किसी खास पोजीशन के ऊपर हो, या फिर तुम इनका यंग मास्टर हो सकते हो। ये तो बहुत ही अच्छा है। तब के मास्टर सोहा जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेता और कहता है कि ये बंदा यहाँ पर पहुंचा और मैं इसे डिटेक्ट भी नहीं कर पाया, लगता है कि ये कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर है। डोंगपिल भी वहां पर से निकल आता है। तो वो कहते हैं यहाँ पर एक और है। फिर साथ ही वहां पर दिखाते हैं योंग फैमिली के और लोग वहां पर से निकलना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा लोग हैं, हम लोग तो इस वक्त पूरी तरह से गिर चुके हैं। यंग मास्टर सोहा उसे कहता है कि तुम कौन हो? तुम्हारा हाजिन सबसे पहले अपनी तलवार के साथ घुमाकर उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है। तो यंग मास्टर सोहा अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन वो अटैक जो होता है उसे पास थ्रू करने के बाद उसके साथियों के ऊपर लगता है। तो उसके जितने साथी उसके साथ आए होते हैं वो सारे के सारे एक ही स्ट्राइक के साथ वहां पर कट जाते हैं। वो उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं लेकिन ब्लॉक कर नहीं पाते। वहां पर से काफी सारे पेड़ गिरते हैं, वो सारे के सारे पेड़ों के नीचे दब जाते हैं। हालांकि पहले वो काट के साथ ही मार गए थे, लेकिन हमारे हाजी ने यहाँ पर यंग मास्टर सोहा को छोड़ दिया क्योंकि उसे लगता है कि ये इनका यंग मास्टर है। तो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर काफी पावरफुल पोजीशन के ऊपर लगते हो क्योंकि ये लोग तुम्हें यहाँ पर अपना यंग मास्टर कह रहे थे। हाजी ने उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर जल्दी नहीं मरना चाहते तो फिर मेरे सवालों का सही से जवाब देना, क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आई या नहीं। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि जोक्सा फैमिली का दरवाजा उड़ जाता है, कोई अपनी डिमोनिक एनर्जी से उसके ऊपर अटैक करता है। तो मास्टर मॉक कहते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। तो एक सोल्जर भागता अंदर आता है और उसे कहता है कि वाइस मास्टर मुझे लगता है कि यहाँ पर कल्ट के 2 मेंबर्स दरवाजे के ऊपर खड़े हैं, उन्होंने आकर दरवाजे के ऊपर अटैक करके दरवाजे को तोड़ दिया है। इस डिमोनिक कल्ट मेंबर ने वहां पर दरवाजे को तोड़ा है, वो काफी ज्यादा पावरफुल लगता है। तो इसी के साथ ही उसका मास्टर मॉक उसे कहता है तो फिर मुझे खुद वहां पर जाकर देखना चाहिए। तो वो कहता है सर क्या वाकई में यहाँ पर उससे फाइट करने वाले हैं, क्यों उन लोगों के पास हमारा यंग मास्टर सोहा है, उन्होंने यंग मास्टर सोहा को बंदी बनाकर रखा हुआ है। तो ये बात सुनने के बाद मॉक और भी ज्यादा खुश हो जाता है, पता नहीं उसकी क्या दुश्मनी थी कि उसने सोहा को जानबूझकर वहां पर भेजा था। हाजिन उनका दरवाजा तोड़ने के बाद कहता है कि तुम कमीनों कहेंगे तुमने यहाँ पर मेरे प्लान को फेल कर दिया, अब यहाँ पर जल्दी से बाहर निकलो, यहाँ पर इंस्पेक्टर जनरल तुमसे मिलने के लिए आया है। जब हमारा हाजिन वहां पर खड़ा होकर अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था, डोंगबिल कहता है कि यंग मास्टर को जितनी बार मैं यहाँ पर देखता हूँ ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। मुझे लगता है कि इनके स्ट्रॉन्ग होने का यही राज है कि ये अपने से ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट के साथ फाइट करते हैं। जब ये फाइट करते हैं ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और हमारे हाजिन को भी वहां पर महसूस हो रहा था। हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर बहुत ही जल्दी यहाँ पर ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। अगर मुझे यहाँ पर एक पावरफुल पुश मिल जाता है तो फिर मैं यहाँ पर बड़ी आसानी से ब्रेक थ्रू कर लूंगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जिसने भी आकर अटैक किया वो कमीना बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए ताकि मैं उससे फाइट करके अपना ब्रेक थ्रू अचीव कर सकूं। अगर मैं यहाँ पर अल्टीमेट डीमन लेवल को अचीव कर लेता हूँ तो फिर मैं यहाँ पर ट्रूली डीमन किंग बनने के लायक बन जाऊंगा। इसी के साथ उन्हें पैलेस के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलती हुई महसूस होती है। तो हमारा हाजिन और उसके साथ बाकी के सभी लोग उस एनर्जी को महसूस करते हैं और कहते हैं ये तो किसी बहुत ही पावरफुल पीक राम के मास्टर की एनर्जी है, लगता है कोई बहुत ही पावरफुल इंसान अंदर फैमिली की बिल्डिंग का। तो इसी के साथ ही अंदर से उसे एनर्जी महसूस होती है, जबरदस्त की फ्लो निकलता है। तो ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उस बिल्डिंग के अंदर स्वर्ड पैलेस के वाइस मास्टर मार्क होते हैं और मास्टर मार्क की पावर लेवल्स काफी ज्यादा होती हैं। तो इस बात से वो सभी लोग काफी हैरान होते हैं। जबकि हमारा हाजिन भी वहां पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो भी बंदा है इसने यहाँ पर इतनी जबरदस्त की पावर को रिलीज करके मुझे ये बात यहाँ पर बतलाने की कोशिश की है कि ये मेरी टेरिटरी है, मेरे इलाके में मत घुसना। तो इसे यहाँ पर से बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर जहाँ पर चाहे वहां पर घुस सकता हूँ। हमारा हाजिन जो होता है वहां पर उसकी
उसकी पावरफुल की एनर्जी को महसूस करने के बाद अंदाजा लगा लेता है कि ये बंदा कौन हो सकता है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये वाइस पैलेस का सेकंड मास्टर हो सकता है, यानी कि वाइस पैलेस मास्टर हो सकता है। तो इसी के साथ इस वर्ड पैलेस मास्टर को दिखाते हैं कि वहां पर वो सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो जब वो बिल्डिंग के अंदर सामने खड़ा आता है तो कहता है क्या तुम वाकई में जहां पर इंस्पेक्टर जनरल हो, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कार्य हो, तुमने जहां पर सोहा को क्यों किडनैप किया है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि बकवास बंद करो, मैंने जहां पर उसे बिल्कुल भी किडनैप नहीं किया, मैंने उसे यहाँ पर बंदी बनाया हुआ है। तो इसी के साथ ही पैलेस मास्टर से कहता है कि तुम यहाँ पर निगोशिएट करना चाहते हो तो क्यों ना तुम यहाँ पर ऊपर आ जाओ, जहां पर आकर बैठकर मुझसे बात करो। तुम्हारा हाजिन जैसे वहां पर आगे बढ़ने लगता है उसे कुछ महसूस होता है। वो कहता है कि ये क्या, यहाँ पर इन लोगों ने तो स्पेशल पॉइजन पाउडर को डाला हुआ है। और इसी बात से हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे स्वर्ड पैलेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफी कुछ सुन रखा है। मैंने सुना है कि तुम्हारे स्वर्ड पैलेस के लोग जो वो एक तलवार के साथ अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, वो एक तलवार को अपना देवता मानते हैं और तलवार के साथ ही अपनी सारी जिंदगी गुजारते हैं। अगर उनकी तलवार टूट जाए तो उसका मतलब यह है कि उन्हें अपनी जान देनी होगी। लेकिन तुम लोग यहाँ पर इतने ज्यादा लो लेवल के घटिया कैसे हो सकते हो कि तुम लोग यहाँ पर अपनी तलवारों के ऊपर भरोसा करना छोड़कर अब यहाँ पर पॉइजन और डिस्ट्रक्शन पॉइजन को यूज कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे यहाँ पर इस बारे में पता नहीं चलेगा कि तुम लोगों ने यहाँ पर हवा के अंदर ग्राउंड के ऊपर पॉइजन को डाला हुआ है। जबकि स्वर्ड पैलेस का लेवल बहुत ज्यादा लो चुका है, तो फिर तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए वहां पर आऊंगा। जबकि इसके साथ ही मास्टर मार्क बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि हमने यहाँ पर डीआईटी डिस्ट्रक्शन पॉइजन को डाला हुआ है और साथ ही यहाँ पर 7 स्टेप सोल सेवरिंग पाउडर डाला हुआ है जो कि ग्राउंड के ऊपर हवा में है। जहां पर जैसे ये लड़का अंदर अपना कदम रखेगा इसी के साथ ही पॉइजन इसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा। लेकिन इसे पता कैसे चला। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इंस्पेक्टर जनरल बनकर आए हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बकवास करना जानते हो। क्या तुम सिर्फ और सिर्फ वहीं पर खड़े रहकर बकवास करना चाहते हो, या फिर मैं यहीं पर से तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट्स दिखा दूं। क्या तुम यहाँ पर मुझे अपने मार्शल आर्ट्स के स्किल नहीं दिखाना चाहोगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम मेरे मार्शल आर्ट्स के स्किल वहीं पर से खड़े होकर देखना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर नीचे नहीं आ सकते। और इसी के साथ ही मास्टर मार्क उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें यहीं पर से अपने स्किल्स दिखा सकता हूं। और इसी के साथ ही अपनी तलवार निकालता है, स्वर्ड डोरा को रिलीज करता है। तो हाजिन को भी समझ आ जाता है कि ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। और इसी के साथ ही मास्टर मॉक अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हैं। वहां पर एक स्पेशल टेक्निक जिसे शेपलेस स्वर्ड पाथ कहते हैं उसके साथ अटैक करते हैं, यानी कि वो शेपलेस होती है लेकिन वो बुलेट की तरह शूट होती है और सामने की तरफ आगे बढ़ती है। डोंगपिल चलाकर कहता है कि यंग मास्टर ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, प्लीज पीछे हट जाए। लेकिन पीछे हटने का वक्त नहीं होता। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। डोंगपिल को दिखाता है कि डोंगपिल जो होता है उस शेपलेस की वजह से बहुत ही दूर जाकर गिरता है और सामने की तरफ देख रहा होता है। जबकि इसी के साथ ही मास्टर मार्क भी काफी हैरान होता है क्योंकि वो इस बात से हैरान हो रहा था कि हाजिन वहां पर बिल्कुल सेफ होता है। उसे थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा होता है, कुछ इंटरनल इंजरीज होती हैं, लेकिन वो ठीक होता है। तो हाजिन उसे कहता है कि ये तो काफी ज्यादा आसान था तुम्हारे अटैक को ब्लॉक करना, चलो देखते हैं कि तुम मेरे अटैक को ब्लॉक कर पाओगे या नहीं। और इसी के साथ हमारा हाजिन उसके ऊपर एक डबल क्रॉस स्लैश लगाता है। जैसे वो डबल क्रॉस स्लैश लगाता है तो वो स्लैश उसकी तरफ आगे बढ़ी होती है। तो मास्टर मॉक वहां पर सामने की तरफ अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए एक स्लैश लगाकर उसे काटने की कोशिश करता है, यानी बीच में उसे नलीफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। वो एनर्जी स्लैशेज जो होती है उनमें से एक तो डिस्ट्रॉय हो जाती है लेकिन दूसरी जाकर उसको हिट करती है, जिसकी वजह से बिल्डिंग पे एक जबरदस्त धमाका होता है। और दिखाते हैं कि मास्टर मार्क जख्मी हो जाता है, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि इतना रिस्पांस काफी है तुम्हें ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारे लेवल का हूं। तो मास्टर मार्क भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है हाँ क्यों नहीं, इतना रिस्पांस काफी है। साथ ही यहाँ पर से बाहर का सीन दिखाते हैं जहां पर मास्टर गू को दिखाते हैं कि वो अपने सोल्जर्स को लेकर बड़ी तेजी के साथ योक्सा फैमिली की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि जनरल स्ट्रेटेजिस्ट ने उन्हें बताया होता है कि थर्ड यंग मास्टर वहां पर स्वर्ड पैलेस के लोगों से फाइट कर रहे हो सकते हैं और वहां पर उन्हें नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए तुम्हें जल्दी जल्दी वहां पर पहुंचना है। लेकिन इनके घोड़ों की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती, तो वो कहता है कि सर हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे। वो वहीं पर रुक जाते हैं और अपने सोल्जर से कहते हैं कि सभी लोग अपने घोड़ों को छोड़ दो, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर से भाग कर जाना होगा। जितना ज्यादा हम लोग तेज भागेंगे इन घोड़ों से तो ज्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे। और इसी के साथ वो सभी लोग अपने घोड़े छोड़कर वहां पर तेजी के साथ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। मास्टर कुछ सोच रहे होते हैं कि उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर मैं वहां पर पहुंचने में देर ना हुई हो। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन फिर से जोक्सा फैमिली का दिखाया जाता है जहां पर हमारा हाजिन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरे हाथ से मेरे शिकार को छीन लिया, अब जबकि तुमने मेरे शिकार को छीना है तो इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारा शिकार करने वाला हूं। तो इस बात से वाइस पैलेस मास्टर मार्क काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर कौन से शिकार की बात कर रहे हो, जबकि हाजिन उसे कहता है कि बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे स्वर्ड पैलेस के जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सभी को बहुत ही बेदर्दी के साथ मारने वाला हूं, तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा कि तुम्हारा मास्टर भी इन सबको गिन नहीं पाएगा। इसलिए अब यहाँ पर से भाग कर जाने के बारे में तो सोचना भी मत। दूसरी तरफ से मास्टर को दिखाते हैं कि मास्टर ग्योंग भी वहीं पर होते हैं और वो मास्टर ग्योंग को एक मैसेज भेजता है, एक वॉइस मैसेज होता है और उसे कहा जाता है कि अपनी आर्मी को लेकर अंदर मत आना जब तक कि मैं यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर से डीआईटी पॉइजन को खत्म नहीं कर देता। यहाँ पर हवा के अंदर डीआईटी पॉइजन और ग्राउंड के ऊपर सेवर सेवरिंग पॉइजन है, वो पाउडर की फॉर्म में है, तुम्हें यहाँ पर सोल्जर्स को लेकर अंदर नहीं आना जब तक मैं तुम्हें ऑर्डर ना दूं। के साथ ही वो सोच रहे थे कि अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, लगता है कि यहाँ पर प्लानिंग करने के लिए थोड़ा सा वक्त मिलेगा। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है गोल्डी को आवाज देता है और कहता है गोल्डी मैं इस पाउडर को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। और साथ ही उसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है, जबकि साइड के ऊपर से गोल्डी की एनर्जी रिलीज होती है। तो मार्क दूसरी तरफ देखता है और कहता है कि वहां पर क्या हो रहा है, मुझे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस हुई है, क्या ये किसी बीस्ट की एनर्जी है या फिर किसी इंसान की एनर्जी है, लेकिन ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हमारा हाजिन जो होता है डोंगपिल से कहता है कि डोंगपिल मेरे साथ आगे बढ़ो, और दोनों तेजी के साथ अंदर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। जबकि दूसरी तरफ मार्क अपने सोल्जर से कहता है कि सभी लोग फाइटिंग के लिए रेडी हो जाओ। और उसके साथ ही वहां पर सोच रहे हैं कि हमें यहाँ पर फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि मास्टर ने यहाँ पर बताया था कि हमने यहाँ पर 2 तरह के पॉइजन डाले हुए हैं, अगर कोई भी यहाँ पर उस पॉइजन में अंदर की तरफ आता है और उस पॉइजन के सांस लेता है तो मर जाएगा, लेकिन अगर नहीं मरता तो फिर यहाँ पर पाउडर उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा और पाउडर से वो मर जाएगा। क्या हम सभी लोगों ने तो यहाँ पर एंटीडोट लिया हुआ है उस पॉइजन का, यानी डीआईटी डिस्ट्रक्शन पॉइजन का एंटीडोट हमारे पास है, जिसकी वजह से ये पॉइजन हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन पाउडर जो है वो हमारे लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन हमारा हाजिन जो होता है वो डोंगपिल के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा था। डोंगपिल से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझसे 6 मीटर से ज्यादा दूर मत जाना, मेरे करीब ही रहना, क्योंकि मेरी एनर्जी के साथ तुम प्रोटेक्टेड रहोगे। और इसी के साथ ही वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, जबकि मास्टर मार्क कहता है कि बेवकूफो तुम लोग यहाँ पर सीधे अपनी कब्र में आगे बढ़ रहे हो। इसके साथ ही मास्टर मार्क वहां पर एनर्जी को रिलीज करते हुए उनके पर फिर से एक स्लैश लगाता है और स्लैश काफी
ज्यादा पावरफुल होती है। जबकि हमारा हाजिन कहता है कि लोजी हमारे जाल में फंस गया और इसी के साथ ही जैसे वहां पर एनर्जी को रिलीज करता है तो हमारा हाजिन भी आगे से एनर्जी को रिलीज करता है और उसके स्ट्राइक के साथ अपनी स्ट्राइक को टकराता है। दोनों की स्ट्राइक जब आपस में टकराती है तो एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट होता है। उस एनर्जी ब्लास्ट के साथ बहुत ही जबरदस्त हवा का झोंका पैदा होता है जिसकी वजह से उनके आसपास काफी बड़े रेडियंस में जितना पाउडर होता है और साथ में जितनी हवा पॉइजनस होती है वो सारी की सारी डिस्पर्स हो जाती है। यह देखने के बाद वाइस पैलेस मास्टर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये कमीना जानबूझकर मुझे यहाँ पर गुस्सा दिला रहा था ताकि मैं इसके पर अटैक करूं। इसने यहाँ पर अपने अटैक को मेरे अटैक के साथ टकराकर जबरदस्त ब्लो पैदा किया जिसकी वजह से हवा निकली और हवा के साथ यहाँ पर पॉइजन और पाउडर दोनों यहाँ पर से उड़कर पीछे हट गए हैं। हाजिन वहाँ पर उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था। हाजिन कहता है कि मेरी बॉडी के अंदर काफी सारी इंटरनल इंजरीज हो गई है इस पॉइजन की वजह से, क्योंकि ये पॉइजन जो है यानी डीएटी डिस्ट्रक्शन पॉइजन जो है ये काफी ज्यादा हैवी और मेरी बॉडी के अंदर जा रहा है। मैं अपनी एनर्जी के साथ यहाँ पर इसको बाहर नहीं निकाल पा रहा, लेकिन इतना मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इतने दर्द को तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। असैसिन किंग इतना तो कर ही सकता है। हमारा हाजिन वहीं पर खड़े खड़े अपनी बाउंडलेस टेक्निक को यूज करते हुए अपनी बॉडी के अंदर से पॉइजन को डिस्पर्स करने की कोशिश करता है ताकि वहां पर की के साथ पॉइजन को रिप्लेस कर सके। तो मास्टर ग्योंग जो होते हैं ऊपर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं। मास्टर ग्योंग कहते हैं कि थर्ड जंग मास्टर इस वक्त अंदर जा चुका है। उसने यहाँ पर डिस्ट्रक्शन डीएटी पॉइजन को डिस्पर्स करने का तरीका ढूंढ लिया है। ये जंग मास्टर वाकई में बहुत अमेजिंग है। उसे पता है कि उसके सामने का जो ओपोनेंट है उससे ज्यादा पावरफुल और साथ उन लोगों ने यहाँ पर गंदी चालू को भी चला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद थर्ड जंग मास्टर सीधा अंदर की तरफ जा रहा है और उससे फाइट करने वाला है। इसके साथ उन्हें जोक्सा फैमिली में जगह जगह के ऊपर धमाके दिखाई दे रहे होते हैं कि वहां पर से हवा डिस्पर्स हो रही होती है क्योंकि वहां पर उनकी फॉक्सी होती है। तुम्हारे हाजिन की गोल्डी जो होती है वहां पर जगह जगह के ऊपर अपनी एनर्जी के साथ ब्लास्ट कर रही होती है ताकि वो पॉइजन को डिस्पर्स कर सके और बाकी के सोल्जर्स के लिए अंदर आने का रास्ता बना सके। टीका ढूंढ लिया होता है वहां पर से वो जगह जगह के ऊपर से पॉइजन को डिस्पर्स कर रहा होता है। और इसी के साथ ही मास्टर ग्योंग अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग रेडी हो जाओ, हम सभी लोग जोक्सा फैमिली में दाखिल होने वाले हैं। और इसी के साथ वो सभी लोग वहां पर दरवाजा तोड़कर अंदर इंटर हो जाते हैं। जैसे वो लोग वहां पर अंदर इंटर होते हैं स्वर्ड पैलेस के लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या करिए, सभी लोग तो अंदर आते जा रहे हैं। उसी तरफ दिखाते हैं कि हमारा हाजिन और डॉग पिल जो होता है वो कोर्टयार्ड को पार करते हुए मेन डोर को पार करके अंदर आ जाते हैं, लेकिन अंदर यहाँ पर पाउडर होता है। तो हमारा डॉग पिल सोच रहा होता है कि हम लोग यहाँ पर पाउडर का क्या करेंगे, इस पाउडर को कैसे यहाँ पर से हटाया जाए क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसे नहीं हटा पाएंगे। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है ग्राउंड के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से पाउडर जो होता है उड़कर उनके लोगों के ऊपर जाकर लग रहा होता है क्योंकि वो पाउडर फार्म होती है। इसी वजह से वो उड़कर जाकर उनकी बॉडीज के ऊपर लग रहा होता है। वो सभी लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पर अपने आप को बचाना होगा। ये इस पाउडर को उड़ाकर हमारी तरफ वापस भेज रहा है और हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ हमारा हाजिन जो होता है वो जंप करते हुए ऊपर चला जाता है बिल्डिंग के ऊपर जहां पर मास्टर मार्क होता है। तो मास्टर मार्क उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर बहुत अच्छी ट्रिक को यूज किया, तुमने यहाँ पर अपनी एनर्जी के शॉक की वजह से हवा में जो पॉइजन था उसको डिस्पर्स कर दिया और साथ ही तुम्हारा साथी वहां पर अपनी तलवार को घुमाकर ग्राउंड के ऊपर अटैक कर रहा है जिससे वो पाउडर को पुश बैक कर रहा है। हालांकि तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो कि अगर यहाँ पर तुम्हें छोटी सी चोट भी लगी और वो पाउडर तुम्हारी बॉडी के अंदर चला गया तो तुम दोनों यहाँ पर मर सकते हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि यहाँ पर किस तरह से काम करता है। सांस लेने से ये पाउडर जो है काम नहीं करता, लेकिन अगर जख्म के अंदर मिल जाता है तो फिर यहाँ पर इससे मौत पक्की है। मास्टर मार्क उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रैच भी आ जाता है तो फिर भी तुम यहाँ पर मरोगे, क्या तुम फिर भी यहाँ पर फाइट करने को तैयार हो? तुम्हारा हाजिन से कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर फाइट करने को तैयार हूँ। अगर मैं यहाँ पर छोटे से स्क्रैच की वजह से मर सकता हूँ तो फिर तुम्हारे सोल्जर भी यहाँ पर मरने वाले हैं क्योंकि अगर उनकी बॉडी के ऊपर भी स्क्रैच आ जाता है तो फिर वो भी पाउडर उनकी बॉडी के अंदर जाने की वजह से मर जाएंगे। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि जोंग फैमिली के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। वो सभी सोल्जर्स होते हैं अंदर आ जाते हैं और उनके पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो मास्टर मार्क को वहां पर उनके शोर की आवाज आती है तो वो कहता लगता है कि डीमन कल्ट की रीइंफोर्समेंट्स यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। अगर डीमन कल्ट की रीइंफोर्समेंट्स यहाँ पर आ चुकी है तो फिर तो यहाँ पर हमारा काफी नुकसान हो सकता है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर वॉर कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, वहां पर बहुत ज्यादा मजा आता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि मैं तुमसे फाइट करने वाला हूं। जबकि मास्टर मार्क उसे कहता है कि लड़के तुम काफी ज्यादा समझदार हो, क्यों ना हम लोग यहाँ पर इस फाइट को यहीं पर इस जगह के ऊपर खत्म करें। हाजिन कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है? तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम भी यहाँ पर मरना नहीं चाहते और मैं भी यहाँ पर मरना नहीं चाहता, इसलिए मुझे लगता है कि हमें यहीं पर से अपने सोल्जर्स को विड्रॉ कर लेना चाहिए। इसी के साथ वो अपनी तलवार रख लेता है और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मरने की बजाय हमें किसी और दिन यहाँ पर फाइट कर लेनी चाहिए। तो जैसे वो अपनी तलवार रखता है तुम्हारा हाजिन बड़ी तेजी के साथ जाकर उसके पर अटैक कर देता है और कहता है कि बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर से तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ जबकि तुमने मेरा शिकार मेरे पास से छीन लिया। तो जब वो उसके पर अटैक करता है तो उसी के साथ ही मास्टर मार्क वहां पर सोच रहा होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुझे पीछे की तरफ पुश नहीं कर रहा बल्कि ये पूरी जी जान लगा रहा है। इसके कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर मरने को तैयार है लेकिन ये मुझे नहीं जाने देगा। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे यहाँ पर इसे फाइट करनी पड़ेगी। अगर इसे मरने का इतना ही शौक है तो फिर मैं इसे मारकर यहाँ पर मरूंगा। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर फाइट करना शुरू कर देते हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर पहले मेरे पर अटैक किया था और अब यहाँ पर से तुम जाने के बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर से तुम्हें जाने दूंगा? जबकि दूसरी तरफ से मास्टर मार्क सोच रहा होता है कि इस बंदे का मकसद क्या है, क्योंकि इसे देखकर तो लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुझे मारने के मकसद से मेरे पर अटैक कर रहा है, क्योंकि इसे देखकर ही लगता है कि इस बात को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है। हालांकि इसे पता है कि अगर ये जहां पर जख्मी होता है तो इस पाउडर वाले पॉइजन की वजह से मर भी सकता है। हाजिन की आंखों में सिर्फ और सिर्फ एक्साइटमेंट दिखाई दे रही होती है कि वो यहाँ पर इस बंदे को मारना चाहता है, तो वो बार बार उसके पर अटैक करता है। हाजिन के हाथ में 2 तलवारें होती है लेकिन उसके पास सिर्फ एक तलवार होती है। मास्टर मार्क उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी छोटी गेम को खेलने को तैयार हूँ, चलो फिर यहाँ पर गैम्बल खेलते हैं, दोनों में से जो भी यहाँ पर जख्मी होगा मरेगा तो वही। जबकि तुमने यहाँ पर इस गेम को स्टार्ट किया है तो फिर इसको खत्म मैं ही करने वाला हूँ। लेकिन हमारा हाजिन उसे कहता है चाहे तुम इसको खत्म करो लेकिन जीतूंगा मैं ही। और इसी के साथ ही वो दोनों अपनी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। जबकि दूसरी तरफ से मास्टर मार्क जो होता है स्पेशल टेक्निक जिसे गोस्ट आई लाइट स्वर्ड फर्स्ट स्वर्ड ब्रिलियंट लाइनमेंट टेक्निक कहते हैं वो उसको यूज करता है। जैसे वो स्पेशल टेक्निक को यूज करता है तो इसी के साथ ही वो एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम वॉइड स्लैश होता है उसके साथ सामने की तरफ अटैक करता है। वो स्लैश इतनी पावरफुल होती है कि वो वॉइड को भी कट कर सकती है। तुम्हारा हाजिन उसकी टेक्निक के बिल्कुल सामने खड़ा होता है और इसी के साथ ही हाजिन की बॉडी जो होती है सेंटर से 2 हिस्सों में कट जाती है। और यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें डीमन एम्परर का दिखाया
दिखाया जाता है। डीमन एम्परर को बुलावा आता है अपने उस पैलेस से, उसका नाम क्या था, डिमोनिक जजमेंट पवेलियन। हाँ, डिमोनिक जजमेंट पवेलियन से बुलावा आता है, तो वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि ये क्या, ये अचानक से मुझे क्या दिखाना चाहता है, क्या यहाँ पर मेरा इनर डीमन मुझे दिखाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर तो पवेलियन के अंदर किसी को जज किया जाता है, क्या यहाँ पर मुझे जज करने की कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ ही मास्टर डीमन लॉर्ड आके बढ़ते हैं, तो इसी के साथ एक फूल की पत्ती जो होती है ग्राउंड के ऊपर गिरती है। जब वो जैसे वो ग्राउंड के ऊपर गिरती है, इसी के साथ ही वहां पर से नीचे का एरिया रेड हो जाता है, साथ ही वहां पर से रेड कलर का लोटस फ्लावर निकलता है। तो डीमन एम्परर जो होते हैं इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या, यहाँ पर से तो एक डीमन फ्लावर निकला है, एक लोटस फ्लावर जो कि ब्लड के अंदर सना हुआ है, क्या जी यहाँ पर मेरी बात कर रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर इस वक्त अभी भी एक डीमन छुपा हुआ है जो कि कभी भी वहां पर बाहर निकल सकता है। फिर साथ ही वो कहते हैं नहीं, ये मेरा डीमन नहीं है बल्कि ये किसी और का है। मुझे लगता है कि डिमोनिक जजमेंट पवेलियन मुझे ये बताना चाहता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक नया डीमन ब्लूम करने वाला है, यानी एक नया डीमन पैदा होने वाला है। और उन्हें अच्छी तरह से अंदाजा होता है कि ये नया डीमन कौन होने वाला है। तो वो कहते हैं थर्ड यंग मास्टर सियोर योंग, तो क्या तुम वाकई में यहाँ पर अल्टीमेट डीमन रैंक को अचीव करने वाले हो, क्या तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू करके अल्टीमेट डीमन बन पाओगे। साथ ही वो कहते हैं कि चलो देखते हैं कि मेरी स्पोर्ट की वजह से ये यहाँ पर क्या अचीव कर सकता है। और इसी के साथ ही वहां पर अपनी डिमोनिक एनर्जी उसके अंदर डालते हैं, तो वो फ्लावर जो होता है वहां पर एक बड़ा सा डीमन फ्लावर बन जाता है। डीमन एम्परर देखने के बाद कहते हैं बहुत ही कूल, तो बहुत ही कमाल का है, तुम तो यहाँ पर बहुत ही पावरफुल डीमन बनने वाले हो। तो देखता यह है कि तुम यहाँ पर सर्वाइव कर पाओगे या नहीं, क्योंकि अल्टीमेट डीमन राम में पहुंचने के लिए जो ब्रेक थ्रू होता है बहुत सा खतरनाक होता है। अगर यहाँ पर तुमने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया और तुम यहाँ पर वाकई में स्टेबल हो गए तो तुम एक बहुत ही पावरफुल डीमन एम्परर बन सकते हो और तुम अगले सक्सेसर होने के लायक बन जाओगे। जबकि दूसरी तरफ जो आखिरी सीन में दिखाया गया था, वॉइड स्लैश की वजह से हमारी हाजिन की बॉडी जो होती है उसके ऊपर सेंटर से कट लगता है। तुम्हारा हाजिन जो होता है उस कट के बिल्कुल सेंटर में खड़ा होता है और इसी के साथ दिखाता है कि पीछे की पूरी बिल्डिंग सेंटर से दो हिस्सों में कट जाती है। और मास्टर मॉक को भी लगता है कि उसने यहाँ पर हाजिन को दो हिस्सों में काट दिया और हमारे हाजिन की दोनों तलवारें भी वहीं पर गिर जाती हैं। डॉन्गबेल चिल्लाकर से कहता है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं। तो सामने देखा जा सकता है कि हाजिन अभी वहीं पर खड़ा होता है, लेकिन असल में वो हाजिन नहीं होता बल्कि हाजिन की एक शैडो क्लोन होती है, क्योंकि हाजिन ने वहां पर से स्पेशल टेक्निक जिसको डिस्प्लेसमेंट टेक्निक कहते हैं उसको यूज किया होता है। एक इतनी पावरफुल फुटवर्क टेक्निक है जिसके साथ बंदा लाइटनिंग की स्पीड से भी ज्यादा तेजी के साथ मूव कर सकता है। हाजिन जो होता है वहां पर से डिस्प्लेसमेंट टेक्निक को यूज करने के बाद उसके पीछे वाली बिल्डिंग के ऊपर जाकर खड़ा होता है। तो मां कहता है कि ऐसा कैसे हो गया, इसके पास डिस्प्लेसमेंट टेक्निक कहां से आई, क्योंकि ये तो ऑर्थोडॉक्स सेक्टर के लोगों की टेक्निक है। तुम्हारा हाजिन से कहता है क्या तुम अभी भी यहाँ पर फाइट करना चाहते हो। मास्टर मॉक जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है, एक स्ट्राइक लगाता है और कहता है कि इस कमीने ने यहाँ पर मेरे अल्टीमेट मूव को भी अवॉइड कर लिया, मैं यहाँ पर क्या कौन से मूव को यूज करूं। यहाँ पर ये नहीं सोचा था कि इस लड़के की फुटवर्क टेक्निक इतनी ज्यादा एडवांस हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक यंग लड़का है, मुझसे काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन इसके बावजूद इसकी टेक्निक जो है वो काफी ज्यादा स्पेशल है। तुम्हारा हाजिन ऊपर की तरफ जंप करता है, जब ऊपर की तरफ जंप करता है तो वहीं पर से टूटकर एक पत्थर ऊपर की तरफ उड़ रहा होता है, तो वो उस पत्थर को वहीं पर से किक मारता है, तो पत्थर बड़ी तेजी के साथ उड़ता हुआ सीधा मास्टर मॉक के ऊपर जाकर गिरता है। मास्टर मॉक उसको अपनी तलवार से ब्लॉक कर लेते हैं और कहता है कि ये कमीना तो हवा के सेंटर में भी मेरे ऊपर अटैक कर सकता है। तो इसी के साथ ही हाजिन उसके ऊपर जंप करते हुए अपनी तलवार लेकर अटैक करता है और कहता है कि अब देखते हैं कि इस अटैक को कैसे ब्लॉक करते हो। हाजिन अपनी बड़ी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, नीचे की बिल्डिंग टूट जाती है और सभी देखने वाले काफी हैरान होते हैं और कहते हैं वहां पर क्या हो रहा है, क्या हमें वहां पर जाकर अपने वाइस मास्टर की मदद करनी चाहिए। जबकि उनका साथी उसे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें जाकर कैप्टन की फाइट में इंटरफियर करना चाहिए, हमें बस यहाँ पर एक ही काम करना है कि हमें यहाँ पर इस पाउडर से अपने आप को बचाना होगा। उसका दूसरा साथी उसे कहता है लेकिन सर हम लोग अपने आप को कैसे बचाएंगे, दोनों मास्टर्स वहां पर फाइट कर रहे हैं, उनकी फायर की वजह से सारा पाउडर उड़कर हमारे ऊपर आकर गिर रहा है। अगर यहाँ पर फाइट में हमारे ऊपर एक छोटा सा स्क्रैच भी लग जाता है तो हमारे लिए यहाँ पर यह किस्सा खत्म हो जाएगा, हम लोग यहीं पर मर जाएंगे। लेकिन उनका साथी उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर अपने वाइस पैलेस मास्टर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, वही इस फाइट को जीतेंगे। अगर वो फाइट को जीत जाते हैं तो हम लोग भी अपने एंड के ऊपर अपनी फाइट को जीतेंगे और उसके बाद इन सभी को हराकर हम लोग जोक्सा फैमिली के ऊपर राज करेंगे। अब यहाँ पर जोक्सा फैमिली का फ्यूचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी डुएल के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी इस फाइट को जीतेगा वही यहाँ पर जोक्सा फैमिली को जीतेगा।